हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू F50 एंड इन दिस वीडियो वील बी कवरिंग कंप्यूटर नेटवर्क का यूनिट 2। तो इसमें ना हमारी सेकंड लेयर है डेटा लिंक लेयर। तो उसके जो भी डिज़ाइन इशूज़ है सबसे पहले वो पढ़ते हैं। तो देखो यार, हमारी ये क्या है, सेकंड लेयर है। वो ऐसा ही मॉडल हमने जो पढ़ा था यूनिट 1 में, एंड फिजिकल लेयर हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंड लेयर है उसकी। और इसका काम क्या होता है, इसका मेन काम है कि रिलायबल कम्युनिकेशन देना किसके बीच में, लाइक बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स। मतलब जो भी डेटा जा रहा है ना, वो क्या है कि बिना एरर के जाए, मतलब एरर फ्री डेटा हो। और क्या हो हमारा कि एकदम करेक्ट ऑर्डर में जाए, है ना। तो एक नोड से दूसरे नोड तक एकदम करेक्ट ऑर्डर में और बिना एरर के डेटा जाए। वी वांट दैट। तो देखो यार, इसकी डिज़ाइनिंग इश्यूज क्या है। पहला है फ्रेमिंग। देखो फ्रेमिंग मतलब क्या है यार, कि देखो फिजिकल लेयर जो है ना, वो हमारी क्या करती है, एक सिर्फ रॉ बिट स्ट्रीम भेजती है ना। तो अब क्या होता है, रिसीवर को पता कैसे चलेगा कि मतलब एक फ्रेम कहाँ ख़त्म हो रहा है और दूसरा फ्रेम कहाँ स्टार्ट हो रहा है। देखो फ्रेमिंग इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द डेटा इनटू मैनेजेबल फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिशन। अब छोटे छोटे फ्रेम से बांट लिया, लेकिन द चैलेंज इज टू डिटरमाइन वेयर वन फ्रेम एंड्स एंड नेक्स्ट बिगिंस। इसका सॉल्यूशन हमारा क्या हो सकता है। तो देखो, फ्रेमिंग टेक्निक्स लाइक कैरेक्टर काउंटिंग, बाइट स्टफिंग, फ्लैग बाइट्स आर यूज टू डेलीटिनेट फ्रेम्स विद डेटा स्ट्रीम। ठीक है। सो अगर हम इनको देखें डिटेल में, देखो जैसे हमारा एक है कैरेक्टर काउंटिंग। तो कैरेक्टर काउंटिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी हमने कैरेक्टर्स भेजे ना, कैरेक्टर की काउंटिंग कर ले। लाइक फ्रेम के स्टार्ट में काउंट होता है, तो उससे टोटल कैरेक्टर का काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ बाइट स्टफिंग। ठीक है, बाइट स्टफिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्पेशल फ्लैग कैरेक्टर्स यूज करके फ्रेम के स्टार्ट में और मतलब स्टार्ट और एंड दिखा सकते हैं, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर वो फ्लैग डेटा में आ जाए तो इसके सीक्वेंस डालते हैं। सो अगर हम इसके सॉल्यूशंस देखें तो हमारे सॉल्यूशंस क्या होंगे कि कुछ हम फ्रेमिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक कैरेक्टर काउंटिंग, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, कि जो फ्रेम के स्टार्ट में एक काउंटर टाइप लगा देते हैं, तो काउंट होता रहता है कि टोटल कैरेक्टर कितने हैं। या फिर बाइट स्टफिंग, या फिर फ्लैग बाइट्स। फ्लैग बाइट्स में क्या होता है कि हमने एक स्पेशल फ्लैग कैरेक्टर यूज़ कर लेते हैं फ्रेम के स्टार्ट में और एंड में, मतलब ताकि उसकी लेंथ हम वो जान सके ना, जो यहाँ पे प्रॉब्लम थी हमारी वो कैटर कर सके। ठीक है। तो टू डेलीनिएट फ्रेम्स विद डेटा स्ट्रीम। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसकी, ट्रांसमिशन चैनल जो है ना वो परफेक्ट होता नहीं है, वी नो, है ना। नॉइज़ की वजह से क्या होता है, बिट्स फ्लिप हो सकते हैं। सो देखो, डेटा कैन गेट करप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ड्यू टू नॉइज एंड इंटरफेरेंस, है ना। अब उसके बाद क्या आएगा, डेटा लिंक लेयर मस्ट इंक्लूड्स मैकेनिज्म टू डिटेक्ट एंड करेक्ट दिस लेयर। मतलब जो फिजिकल लेयर ने भेजा है उसमें डेटा करप्ट भी हो सकता है। तो डेटा लिंक का काम क्या है कि वो ये कुछ ऐसे मैकेनिज्म यूज़ करे ताकि हम इसे करेक्ट कर पाए। ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन हमारा क्या हो सकता है, एरर डिटेक्शन कोड्स लाइक CRC। ठीक है। ये है हमारा साइकिल रिडंडेंसी चेक। मतलब ये ना काफ़ी सबसे पॉपुलर वो है, मतलब ये हमारा क्या है, सबसे पॉपुलर एरर डिटेक्शन मेथड है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, फ्लो कंट्रोल। देखो फ्लो कंट्रोल क्या है, अगर सेंडर जो है फास्ट है और रिसीवर स्लो है, हमने पढ़ा था ना सेंडर और रिसीवर के बीच में हम लोग ये डेटा ट्रांसफर करें, तो सेंडर तो फास्ट है तो फटाफट भेज दिया, लेकिन रिसीवर स्लो है तो क्या हो जाएगा हमारा कि डेटा लॉस हो सकता है। मतलब इसे तो फटाफट फटाफट भेजिए, बट रिसीवर रिसीव ही नहीं कर पा रहा है ना। तो उसकी वजह से डेटा लॉस हो जाता है, बफर ओवरफ्लो हो जाता है। तो देखो, द सेंडर एंड मे ऑपरेट एट डिफरेंट स्पीड्स लीडिंग टू अ पोटेंशियल ओवरफ्लो ऑफ द डेटा एट रिसीवर। मतलब रिसीवर के एंड पे दिक्कत हो सकती है कि तुमने या तो बहुत जल्दी जल्दी डेटा भेज दिया, या मे भी हो सकता है कि बहुत स्लो जा रहा है डेटा। तो ठीक है ना, फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म्स आर नीडेड टू रेगुलेट डेटा। इसका सॉल्यूशन हमारा क्या हो सकता है, फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म या फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स क्या क्या हो जाएंगी, स्टॉप एंड वेट, स्लाइडिंग विंडो, क्रेडिट बेस्ड फ्लो कंट्रोल इंश्योर्स द सेंडर डू नॉट ओवरवेलम द रिसीवर। देखो इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि ये ना मतलब उसकी स्पीड को कंट्रोल कर देगा, सेंटर की स्पीड को, कि इतनी स्पीड से डेटा भेजे कि रिसीवर के लिए वो एकदम मतलब सही जाए। ठीक है ना। फोर्थ प्रॉब्लम हमारी क्या आती है, एड्रेसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। तो देखो एड्रेसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन में क्या है, ईच डिवाइस ऑन अ नेटवर्क रिक्वायर्स एन यूनिक आइडेंटिफायर। द डेटा लिंक लेयर मस्ट इंक्लूड एड्रेसेस फील्ड टू स्पेसिफाई द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब हमें पता है सेंडर है रिसीवर है, तो यार यहाँ पे मतलब कि एड्रेस का और आइडेंटिफिकेशन का इशू है, क्योंकि मतलब वो पहचान पाए ना मैं डेटा किसको भेज रहा हूँ, गलत ना जाए इसलिए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक यूनिक आईडी चाहिए। तो डेटा लिंक लेयर को क्या करना चाहिए, एड्रेस फील्ड जरूर इसमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए टू स्पेसिफाई द सोर्स, लाइक जहाँ से जा रहा है, एंड डेस्टिनेशन जहाँ पर पहुँच रहा है। तो देखो मैक क्या है हमारा, मैक इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस आर यूज टू आइडेंटिफाई
on the same network and logical address may be used at addressing at higher layers. तो हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैक की जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर है हम उसका यूज़ करते हैं ताकि हम सेम नेटवर्क पे डिवाइस को आइडेंटिफाई कर पाएँ. अभी देखो इसी को बता रखा है मैक को. तो इशू क्या है इन शेयर्ड मीडिया नेटवर्क्स, जो उसमें हम लोग लाइक शेयर कर रहे होते हैं, तो मल्टीपल डिवाइसेस में अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट डेटा साइमल्टेनियसली. अब बहुत सारे डेटा जो एक साथ भी आ सकते हैं ना, तो तो जो मैक प्रोटोकॉल्स हैं डिटरमाइन हाउ डिवाइस एक्सेस द मीडियम विदाउट कॉजिंग कोलिजन. कोई भी कोलिजन ना हो, तो ये प्रोटोकॉल्स लाइक कुछ सेट ऑफ रूल्स मान लो, तो ये वैसे बताएगा. ठीक है. तो मैक प्रोटोकॉल हमारा होगा जैसे कि CSMA और CD. ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन. नाम से समझ में आ रहा है ना वो चीज़, कि मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, ताकि वो कोलिजन डिटेक्ट कर पाए, या फिर कोलिजन अवॉइडेंस, हेल्प मैनेज टू एक्सेस द मीडियम, ताकि एकदम स्मूथली रहे, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, वही वाली चीज़. नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, स्विचिंग. स्विचिंग में हमारा क्या है देखो, कि इन नेटवर्क्स with multiple segments or nodes, switches are used to forward frames to correct destination. जब ऐसा नेटवर्क हो कि बहुत ही मल्टीपल सेगमेंट या मल्टीपल नोड्स हैं, तो क्या होता है, स्विचेस हम लोग यूज़ करते हैं ताकि फ्रेम को फॉरवर्ड कर सके करेक्ट डेस्टिनेशन पे. स्विचिंग टेक्निक्स डिटरमाइन हाउ फ्रेम्स आर फॉरवर्ड एफिशिएंटली. तो जो टेक्निक्स होती है ना हमारी, ये बताती है कि हम फ्रेम को फॉरवर्ड आगे कैसे करेंगे. देखो टेक्निक्स लाइक स्टोर एंड फॉरवर्ड, क्या क्या टेक्निक्स है देखो, स्टोर एंड फॉरवर्ड, कट थ्रू स्विचिंग आर यूज टू डिटरमाइन हाउ फ्रेम्स आर प्रोसेस्ड विद इन द स्विच. ठीक है, मतलब स्विचेस के बीच में कैसे कैसे वो फ्रेम जो है प्रोसेस होंगे, ये टेक्नोलॉजीज हमारी हेल्प करती हैं. देखो एरर हैंडलिंग में क्या हो गया, कि जब एरर डिटेक्ट होती है, द डेटा लिंक लेयर मस्ट डिसाइड हाउ टू हैंडल देम. है ना, डेटा लिंक लेयर को ही डिसाइड करना चाहिए कि उसे कैसे हैंडल करे. वेदर बाय रिक्वेस्टिंग रीट्रांसमिशन, या तो वो बोलते कि भाई दोबारा भेजो. मान लो आपने अपने दोस्त को क्या भेजी है, एक फ़ोटो भेजी है लेकिन बहुत ब्लर आई है वो, तो आप उसको बोल सकते हैं दोबारा भेज दो, और ड्रॉपिंग द फ्रेम, या फिर फ्रेम ड्रॉप करके. तो देखो सोल्यूशन क्या होगा इसका, एरर हैंडलिंग इन्वॉल्व सेटिंग फ्लैग्स इन फ्रेम्स टू इंडिकेट एरर्स, प्रॉम्प्टिंग ट्रांसमिशन और डिस्कार्डिंग फ्रेम विद एरर. देखो ये एरर हैंडलिंग कैसे करेगा, ये सेटिंग कर देगा फ्लैग्स को इन फ्रेम्स टू इंडिकेट एरर, तो ताकि जैसे एरर है हमें पता चल जाए. और क्या कर देगा, प्रॉम्प्टिंग रीट्रांसमिशन की, मतलब रीट्रांसमिशन दोबारा से बोले उसको भेजने को, या फिर क्या है डिस्कार्डिंग द फ्रेम विद एरर, और जो हमें जो फ्रेम आए एरर के साथ में उसको डिस्कार्ड कर दे. अब हमारा आ गया डुप्लेक्सिंग. डुप्लेक्सिंग क्या है, डेटा लिंक्स कैन सपोर्ट आइदर फुल डुप्लेक्स. ठीक है, मतलब कि साइमल्टेनियस, क्योंकि हमने हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स पढ़ा था ना, कि ट्रांसमिट और रिसीव वन एट अ टाइम. मतलब ऐसा है कि हाँ आने जाने दोनों का रास्ता, लेकिन एक टाइम पर एक चीज़. एंड फुल डुप्लेक्स में दोनों चीज़ें इन बोथ डायरेक्शंस. द चॉइस इम्पैक्ट्स नेटवर्क्स एफिशिएंसी. तो क्या करते हैं, ये चॉइस जो है ना नेटवर्क की एफिशिएंसी को अफेक्ट करती है, कि आपने कौन सा मतलब चूज़ किया, फुल डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स. ठीक है, सॉल्यूशन इससे क्या होगा, डुप्लेक्सिंग मोड्स आर डिटरमाइंड बाय हार्डवेयर एंड नेटवर्क डिज़ाइन. ठीक है, विथ फुल डुप्लेक्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन इन मॉडर्न नेटवर्क्स. तो हमारा लाइक मॉडर्न नेटवर्क्स में क्या हो रहा है, फुल डुप्लेक्स हो रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि डुप्लेक्स मोड जो है डिपेंड करता है किस पे, हार्डवेयर पे और हमारा नेटवर्क डिज़ाइन पे. नेक्स्ट आ गया प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स. तो देखो प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स में हमारा क्या हो गया, कि द डेटा लिंक लेयर ऑपरेट्स ऑन वेरियस प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स. काफ़ी सारे हमने प्रोटोकॉल्स रूल्स लगा रखे, कुछ स्टैंडर्डाइज कर रखे चीज़ें. ठीक है, कंपेटिबिलिटी एंड अधेरेंस टू दीज स्टैंडर्ड्स आर एसेंशियल फॉर सीमलेस कम्युनिकेशन. ये सब ना ज़रूरी है किसके लिए, ताकि एक सीमलेस कम्युनिकेशन हो, है ना, जो हम डेटा भेज रहे हैं एग्जैक्टली वही जाए, कुछ भी एरर ना हो वो सब. तो देखो सोल्यूशन इससे क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज लाइक IEEE हो गई हमारी, या ISO हो गई, है ना, इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइंड प्रोटोकॉल सच एज इथरनेट और PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल या इथरनेट इन्होंने किया, टू इंश्योर इंटरऑपरेबिल इंट्रो इंटरऑपरेटिबिलिटी. ठीक है, अब क्या गया, डिज़ाइनिंग द डेटा लिंक लेयर इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग दीज इश्यूज. तो जब हम डेटा लिंक लेयर, अभी तक हमने फिजिकल लेयर पढ़ा, अब जब हम डेटा लिंक लेयर पढ़ रहे हैं तो हम इन सब इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए क्या करते हैं, हमारी उसका डिज़ाइन करते हैं, टू क्रिएट अ रिलायबल एफिशिएंट एरर रेजिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम. मतलब बताया ना, डेटा एकदम करेक्टली जाए, तो इसमें हमारा फोकस ऑब्वियसली डेटा पर रहेगा. तो अब इसको आगे देखते हैं, डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल्स. ठीक है, और हमारा फिर क्या है, फ्लो कंट्रोल एंड स्टॉप एंड वेट ARQ. तो देखो, सो डेटा लिंक लेयर इज अ सब लेयर विद इन द डेटा लिंक लेयर.
सो ये हमारी जो डेटा लिंक कंट्रोल होती है, ये क्या होती है, हमारी एक सब लेयर होती है विद इन द डेटा लिंक लेयर। जो हमारी डेटा लिंक लेयर है उसके अंदर क्या करती है, दैट इंश्योर्स रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन ओवर फिजिकल मीडियम। जब हमारा फिजिकल मीडियम का के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर होते हैं तो इट इंश्योर्स कि एकदम रिलायबल डेटा जाए, है ना। इट इंक्लूड्स टेक्निक फॉर फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। हमने ऊपर अभी देखा ना कि फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों। तो सो ना अब इसके लिए क्या है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड फंडामेंटल ऑटोमेटिक, ये जो हमारा ARQ है ना, ये बहुत ही लाइक बेसिक सा प्रोटोकॉल है इसके लिए। इसका क्या नाम है, ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है ना, ऑटोमेटिक रिपीट एंड रिक्वेस्ट। सो क्या है ये, फॉर एरर कंट्रोल इन स्टॉप वेट ARQ। एंड लेट्स एक्सप्लोर ईच ऑफ द टॉपिक इन डिटेल। अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। फ्लो कंट्रोल हमारा क्या है, देखो, फ्लो कंट्रोल इज द मैकेनिज्म दैट एंश्योर्स द सेंडर डजंट ओवरवेलम द रिसीवर विद डेटा, है ना। फ्लो कंट्रोल अभी हमने ऊपर देखा, हो सकता है वो स्पीड से भेज रहा है एंड वो मतलब उसको वही नहीं कर पा रहा है, ठीक से कोप नहीं कर पा रहा है उसकी स्पीड के साथ। तो इट रेगुलेट्स द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। क्या करता है, डेटा की ट्रांसमिशन के रेट को कंट्रोल करता है टू मैच द रिसीवर्स प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, ताकि उसके रिसीवर की जो कैपेबिलिटी है उसको मैच कर पाए। तो देखो वेरियस फ्लो कंट्रोल टेक्निक अभी ऊपर नाम पढ़े थे, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट क्या क्या, स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल। नाम से समझ आ रहा है ना, स्टॉप एंड वेट। तो देखो इन स्टॉप एंड वेट द सेंडर ट्रांसमिट्स अ डेटा फ्रेम एंड देन वेट्स फॉर द एक्नॉलेजमेंट। किसका वेट करे, एक्नॉलेजमेंट। लाइक कि मान लो कुछ मैसेज किया आपने और फिर आप अपने दोस्तों कहते हो यार मतलब ओके या कुछ लिख दिया कि मुझे पता चला तेरे पास आ गया है, या फिर इवन रिएक्ट ही कर दे थम्स अप, तो दैट इज एक्नॉलेजमेंट काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट। तो मैं मतलब रियल लाइफ का एग्जांपल दे रही हूँ। तो क्या करता है इसमें, सेंडर जो है एक एक्नॉलेजमेंट टाइप के लिए वेट करता है उसका फ्रॉम द रिसीवर बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट फ्रेम। तो एक एक फ्रेम करके भेज रहा है और उसके एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है, ठीक है। तो स्टॉप एंड वेट, ये ऐसे हो गया। दिस प्रोसेस इंश्योर द सेंडर डज नॉट सेंड डेटा फास्टर देन द रिसीवर प्रोसेस इट। मतलब रिसीवर प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, ऐसा चीज़ ना हो इसके लिए ये टेक्निक, ये प्रोसेस हमारा काफ़ी वो रहता है और ये इंश्योर करता है ये चीज़। तो देखो स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल क्या हो गया हमारा, कि स्लाइडिंग विंडो अलाउज द सेंडर टू ट्रांसमिट मल्टीपल फ्रेम्स बिफोर वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। अब यार एक एक करके भेज रहा है ना, इसमें क्या है कि स्लाइडिंग विंडो अलग है। ये क्या होगा कि सेंडर को अलाउ कर देते हैं कि तुम मल्टीपल फ्रेम्स भेज दो, मतलब बिफोर वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, रिसीवर मेंटेन्स अ विंडो। रिसीवर के पास एक विंडो रहेगी दैट ट्रैक्स द सीक्वेंस नंबर ऑफ द फ्रेम्स इट एक्सपेक्ट टू रिसीव इट, है ना। मान लो यार इसका जैसे मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल टाइप दूँ, है ना। मान लो आपने 10 ऑर्डर कर दिए एक साथ, है ना। अब 10 के 10 एक साथ तो आएंगे नहीं ना, तो मतलब मान लो 10 के 10 एक साथ आ रहे हैं तो फटाफट रिसीव करना वो सब। तो इससे अच्छा है कि देखो आपको पता चल गया, आप ट्रैक कर पा रहे हो। हाँ कि पहला ऑर्डर मेरा फर्स्ट को आ रहा है, दूसरा ऑर्डर सेकंड को आ रहा है ना, ऐसे करके आप ट्रैक कर पा रहे हो। थोड़ा सा ऐसे मतलब इसको रिलेट करके समझ सकते हो, है ना। तो एक सेकेंड तो अब हम आगे चलते हैं, एरर कंट्रोल पे आ जाते हैं हम एक बारी। एरर कंट्रोल में हमारा क्या है, हाँ जी, तो एरर कंट्रोल देखो, एरर कंट्रोल मैकेनिज्म नाम से समझ में आ रहा है ना कि एरर कंट्रोल करने के लिए हम लोग कुछ मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। तो डिटेक्ट करना है एरर को और करेक्ट भी करना है, नॉट ओनली डिटेक्ट बट करेक्ट ऑल्सो। सो दैट अकर ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन। जो भी हमारी एरर हो सकते हैं डेटा ट्रांसमिशन की, उसको करेक्ट करना है। तो कॉमन क्या आ गई हमारी, साइकिल रिडंडेंसी चेक। रिडंडेंसी मतलब साइकिल रिडंडेंसी चेक, मतलब देखो CRC is a widely used error detection technique. A polynomial division is performed on the data and the remainder is included in the frame. मतलब एक polynomial division करते हैं हम लोग, क्या था ना polynomial का, जैसे मान लो 2x² प्लस 3x प्लस b ऐसे करके जो ये polynomial होता था, इसका हम लोग डिविजन करते हैं और जो इसका रिमाइंडर बच जाता है हमारा, उसको क्या करते हैं हम लोग फ्लेम में इंक्लूड करते हैं। सो द रिसीवर परफॉर्म्स द सेम डिविजन एंड चेक इफ द रिमाइंडर मैचेस, इफ नॉट द एरर इज डिटेक्टेड। तो इसमें क्या होता है कि रिसीवर ने भी सेम चीज़ की अपने साइड से और उसको पता चल गया कि एरर है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और हमारा आ जाता है हैमिंग कोड्स। हैमिंग कोड्स क्या है, हैमिंग कोड्स इज अ टाइप ऑफ एरर करेक्शन कोड। ये कैसे एक टाइप ऑफ एरर करेक्शन कोड है। दे ऐड रिडंडेंसी टू द डेटा। क्या करते हैं, रिडंडेंसी ऐड कर देते हैं डेटा में, अलाउिंग द रिसीवर टू करेक्ट एरर्स, ताकि जो है रिसीवर जो है ना एरर्स को करेक्ट कर पाए। हैविंग कोड्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन एप्लीकेशंस वेयर एरर करेक्शन इज एसेंशियल। जहाँ पे मतलब एसेंशियल रहता है ना, तब हम लोग हैमिंग इसको यूज़ करते हैं वहाँ उस जगह पे, ठीक है। अगला हमारा आ गया स्टॉप एंड वेट ARQ। इसके बारे में पढ़ते देखो, स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। क्या है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट इज अ सिंपल एरर कंट्रोल प्रोटोकॉल दैट एंश्योर्स द
वही जो हमने ऊपर पढ़ा। देखो यार अभी क्या है, डिटेल में है, पूरे की चीज़ बता रही है। देखो मैंने इसका तो बता ही दिया है, सेंडर क्या करता है, डेटा फ्रेम भेज रहा है रिसीवर को और वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का। तो जैसे एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, विद इन द टाइम पीरियड इट एज्यूम सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो चुका है और अगले डेटा प्रोसेस कर देता है। अब उसके बाद क्या होता है, अगर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो उसका केस देखो, द सेंडर एज्यूम्स द फ्रेम वाज लॉस्ट और करंटेड एंड रीट्रांसमिटेड, दोबारा वो कर दिया। रिसीवर का रोल क्या रहेगा, रिसीव करना डेटा को, फ्रेम चेक करना, ठीक है ना, टेक्निक्स यूज कर ली उसने, सीआरसी वगैरह, एरर ना हो इसलिए। इफ द फ्रेम इज एरर फ्री, अगर फ्रेम एरर फ्री है, द रिसीवर सेंड एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर। उसके बाद क्या होगा, फ्रेम कंटेन एरर, तो रिसीवर उसको डिस्कार्ड कर देता है और या तो रीट्रांसमिशन कर ही रहा है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, देखो सिंपल है, इजी टू इम्प्लीमेंट है ना, समझ में भी आ रहा है सिंपली वैसे कि अच्छा जैसे हो जाएगा। इंश्योर्स दैट द फ्लेम आर डिलीवर्ड रिलायबली, तो ये क्या चाह रहा है कि रिलायबली डिलीवर हो रहे हैं या नहीं। तो हैज़ अ ड्रॉबैक ऑफ लो एफिशिएंसी, लेकिन इसमें क्या है, ड्रॉबैक है लो एफिशिएंसी का। एज द सेंडर वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट फ्रेम, है ना। अगर मान लो यार आपके दोस्त ने बोला मुझे नोट्स भेज दे, आप क्या कर रहे हो, आप एक फ़ोटो उसको भेजते हो, फ़ोटो गई उसके पास, फिर उसने एक्नॉलेजमेंट किया, फिर आप वेट कर रहे हो, फिर वो मतलब उसने एक्नॉलेजमेंट किया, उसके बाद आप नेक्स्ट डेटा भेजो। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो कितना वो होगा ना। तो देखो, लीडिंग टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेटवर्क्स बैंडविड्थ, जो हमारे नेटवर्क की बैंडविड्थ है उसको हम क्या करें, अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, है ना। तो देखो अब आगे आ जाते हैं, स्टॉप एंड ये कहाँ पे सूटेबल है, देखो जहाँ पे क्या होता है, लो एरर रेट होता है और लो बैंडविड्थ नेटवर्क होते हैं, जहाँ की बैंडविड्थ कम है और क्या है, एरर रेट भी हमारा लो है, तो उसके लिए सूटेबल है। तो इन सिनेरियोज हाई एफिशिएंसी, यहाँ पे एफिशिएंसी हाई है, थ्रूपुट हमारा जो रिक्वायर्ड है ना। मतलब जो थ्रूपुट हमने पढ़ा था इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, लाइक वो जो पर उसका रेट होता है। देखो मोर एडवांस ए आर क्यूज लाइक गो बैक एंड या सेलेक्टिव रिपीटेटिव ए आर क्यू में भी यूज। तो क्या है, इन समरीज लाइक सो ये समरी दे रखी है इसकी ना, कि डेटा लिंक एंड प्रोटोकॉल, तो क्यू क्यू मतलब वो है जो भी जो पढ़ा है सेम वही है। नेक्स्ट देखो, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, और एक और हमारा ये गो बैक एंड आर क्यू, ठीक है, और ये क्या है हमारा सेलेक्टिव रिपीट ए आर क्यू। तो देखो ये क्या है, एडवांस कम्युनिकेशन टेक्निक है और प्रोटोकॉल है जो कि हम डेटा लिंक लेयर में यूज़ करते हैं ताकि हम इम्प्रूव कर सके डेटा के ट्रांसमिशन को और एरर कंट्रोल को। तो देखो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में अगर हम आए, तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज अ, अभी ऊपर पढ़ा ना कि एक विंडो टाइप से हो जाता है, इसको आप डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ लिया कि जो हमारी स्टॉप एंड वेट है वो इजी तो है, सिंपल तो है, लेकिन वो क्या है, इनएफिशिएंट है, क्योंकि टाइम हमारा वो जो है मतलब वेस्ट हो रहा है काइंड ऑफ, है ना। तब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन मतलब जो होता है ना यार, एक टेक्निक बेकार थी तो दूसरी टेक्निक आई, काइंड ऑफ वैसे ही समझो। तो ये हमारा क्या है, स्लाइडिंग विंडो में ना क्या होता है, एक सेंडर क्या करता है, एक ही टाइम में मल्टीपल फ्रेम सेंड कर देता है, ऊपर भी पढ़ा था हमने, है ना। तो मल्टीपल फ्रेम सेंड कर देता है बिना फ्रेम के एक्नॉलेजमेंट का वेट किए, और रिसीवर भी मतलब एक साथ मल्टीपल फ्रेम रिसीव कर सकता है, उस मतलब वो उसको ट्रैक कर सकता है कि मतलब कब आ रहे कब नहीं। तो इसको डिटेल में देखते देखो, इट्स अ फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म दैट अलाउज फॉर अ मल्टीपल अनएक्नॉलेजमेंट फ्रेम्स टू to be transmitted to be transit simultaneously. It is used to optimize network efficiency by keeping the sender busy while ensuring the receiver processes the data at its own pace। कि मतलब हमने क्या किया, इंश्योर कर दिया कि सेंडर भी बिजी है, उसने फटाफट अपना डेटा भेज के काम कर वो किया, काम खत्म किया, और रिसीवर भी हमारा अपने पेस के हिसाब से डेटा को रिसीव कर रहा है। तो इसकी की फीचर्स अगर हम देखें, तो सेंडर एंड रिसीवर विंडोज़, देखो इसकी क्या होती है, द सेंडर मेंटेन्स द सेंडिंग विंडो, सेंडर क्या करता है, एक सेंडिंग विंडो मेंटेन करता है, विच इज अ रेंज ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड। ठीक है यार, मान लो अपने ग्रुप उसको फोटो भेज रहे हो, अब व्हाट्सएप पे हम लोग फोटोज भेजते हैं ना, तो इसको मैं मतलब बहुत ही रियल लाइफ वाला एग्जांपल देके बता रही हूँ। आपने क्या किया, फोटो के साथ में टेक्स्ट डाल दिया 1 2 3 4, अब जब रिसीवर के पास डेटा गया, तो मान लो छोटी फोटो थी, 6 वाली छोटी फोटो थी, कम केबी की थी, और ये वाली हमारी ऐसी गई 6 7, है ना, और ये 3 1 ऐसे करके गई, तो उसको ईजी हो जाएगा उसके लिए ट्रैक करना, तो उसको मतलब उससे रिलेट करना। तो द रिसीवर मेंटेन्स द रिसीविंग विंडो विच इज द रेंज ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ फ्रेम्स टू एक्सपेक्ट टू रिसीव इट। अब एक्नॉलेजमेंट से हमारा क्या आ गया, द रिसीवर सेंड्स कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर। वो क्या करता है, एक ही साथ सबके भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रिसीवर एक्नॉलेज फ्रेम 5, इट इम्प्लीमेंट्स इट इम्प्लिसिटली एक्नॉलेज ऑल फ्रेम्स टू 5, कि मैंने उसको बोल दिया मेरे पास ना 5th फोटो आ चुकी है, तो मतलब वो मान के चल रहा है कि 1 2 3 4 तो आ ही चुकी होंगी, राइट। तो अब आ गया सेलेक्टिव रिपीट। तो सम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एम्प्लॉय अ सेलेक्टिव रिपीट मैकेनिज्म, क्या करते हैं, सेलेक्टिव रिपीट मैकेनिज्म यूज करते हैं, अलाउइंग द रिसीवर टू एक्नॉलेज फ्रेम्स इंडिविजुअली रेदर देन क्यूमुलेटिवली। कि मतलब मैं कह रही हूँ यार कि नहीं नहीं, तो मेरे को बता कि जब बस 1 2 3 4 सारी फोटोज आई हैं ना जो मैंने भेजी हैं, या फिर सिर्फ ये आई है,
तो वो ऐसे करके बता देगा कि मेरे पास एक एक फोटो आएंगे, है ना। अब एफिशिएंसी क्या हो गया कि स्लाइडिंग विंडो इंक्रीजेज नेटवर्क एफिशिएंसी बाय अलाउइंग द सेंटर टू हैव द सेंडर टू हैव मल्टीपल एक्नॉलेजमेंट फ्रेम्स इन द ट्रांजिट। तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। हमने ऊपर पढ़ा ना कि उसका क्या होता है, देखो इट मिनिमाइज आइडल टाइम एंड ऑप्टिमाइज द बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। यही दोनों प्रॉब्लम थी ना ऊपर हमारी, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो गो एंड बैक ARQ। तो देखो गो एंड बैक ARQ is error protocol that improves the efficiency of data retransmission the case of frame loss। हमारा फ्रेम लॉस हो गया है ना, तो उसके केस में रीट्रांसमिशन जब दोबारा डेटा भेजेगा सेंडर, तो वो देखो अब उसके लिए हमारा ये है एक प्रोटोकॉल टाइप। तो की कंट्रोल इंक्लूड, देखो सेंडर का बिहेवियर क्या रहेगा, सेंडर कैन ट्रांसमिट मल्टीपल फ्रेम्स बिफोर वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। तो मल्टीपल फ्रेम्स भेज सकता है। इट मेंटेन्स अ सेंडर विंडो ऑफ टाइम, है ना, कि एक सेंडिंग विंडो जो है मेंटेन करके रखता है फ्रेम्स की। तो इफ एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, ऑल सब्सिक्वेंट फ्रेम्स इन द विंडो आर रीट्रांसमिटेड। मतलब मान लो मैं इसको बोलती हूँ, उसने मुझे मतलब मैंने अपने दोस्त को 10 फोटोज भेजी, मैंने पूछा 5 तक आ गई है, या उसने मुझे बोला कि मतलब मेरे पास नहीं आई है 5 तक अभी। तो हम क्या करेंगे, सारे दोबारा भेज देंगे, 1 2 5 जो भी थी हमारे दोबारा भेज देंगे हम इसको, ठीक है। रिसीवर का बिहेवियर क्या रहता है, देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा था, ऑल सब्सिक्वेंट फ्रेम्स इन द विंडोज आर रीट्रांसमिटेड। मतलब जहाँ पर इसने एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा उसके बाद की हाँ सॉरी, कि उसने मुझे बोला 5 तक आ गया, तो मैं बोलूँगी अभी 6 से 10 तक दोबारा मैं उसको भेज दूंगी। देखो द रिसीवर एक्नॉलेज फ्रेम एज दे अराइव। तो रिसीवर क्या करता है, एक्नॉलेज करता है जैसे ही फ्रेम आते हैं, इसका रोल या बिहेवियर बोलो। हाउएवर इट मे डिस्कार्ड आउट ऑफ सीक्वेंस फ्रेम्स एंड ओनली डिलीवर फ्रेम टू द नेटवर्क लेयर इन करेक्ट ऑर्डर। मतलब हो सकता है कि आउट ऑफ सीक्वेंस फ्रेम को भी वो कर दे, और क्या कर दे, आउट ऑफ सीक्वेंस फ्रेम को हमारा डिस्कार्ड करके ओनली डिलीवर्स द फ्रेम टू द नेटवर्क लेयर इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। अब हमारे क्या आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, गो एंड बैक इज एफिशिएंट फॉर नेटवर्क्स विद लो एरर रेट, जहाँ पे एरर रेट हमारा कम हो, एंड इट मिनिमाइजेज द इम्पैक्ट ऑफ ओकेजनल लॉस्ट फ्रेम्स। और क्या करता है ये हमारा मिनिमाइज कर देता है जो कि हमारे जो जो भी इम्पैक्ट होता है ना उसका ओकेजनल लॉस्ट फ्रेम्स का। देखो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल लूँ अगर यहाँ पे देखो कि मान लो कि विंडो साइज जो है ना हमारा वो है 4 मान लेते चलो, ठीक है। और फ्रेम्स हमारे क्या हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 तक, ये हमारे फ्रेम्स हो गए। तो अब क्या करेगा सेंडर, सबसे पहले क्या करेगा, एक साथ फ्रेम 0 भेजेगा, फ्रेम 1 भेजेगा, फ्रेम 2 भेजा इसने, 4 साइज है, फ्रेम 3 तक ये भेज देगा, है ना। ये 4 इसने भेजे, लेकिन रिसीवर ने क्या किया, एक्नॉलेज किया कि उसके उसके पास से 1 आया अभी तक। तो जब उसके पास सिर्फ 1 आया तो क्या होगा कि हमारा जो फ्रेम 2 था वो नहीं आया, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद से 1 आया तो 1 2 आया ही नहीं। तो अगर उसके पास अब 3 भी आएगा ना तो उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि वो मतलब आउट ऑफ द सीक्वेंस वो नहीं करता। अब हमारा फिर क्या होगा, रिसीवर जो है ना सिर्फ एक्नॉलेजमेंट 1 भेजेगा, जहाँ तक उसको करेक्ट हुए हैं। मान लो उससे तो उसे 5th तक भी हुए हैं तो वो 5th तक भेजेगा, लेकिन हम मान लेंगे कि बाकी के जो है उसको नहीं हुए हैं। तो सेंटर को पता चल जाता है कि उसको फ्रेम 2 के आगे से भेजने हैं। तो फ्रेम 2 के आगे से मतलब आगे से कुछ प्रॉब्लम आई है, तो 2 से लेकर जो बाकी बचे हुए हैं ना 6 तक वो सारे भेज देगा दोबारा से। तो 2 3 भेज देगा पहले, और फिर नेक्स्ट फ्रेम में हमारा 4 5 और 6 भेज देगा। समझ गए ना। अब देखो ये क्या है, सेलेक्टिव रिपीट ARQ, नाम से समझ में आ रहा है सेलेक्टिव रिपीट। देखो इट इज एन अनदर एरर कंट्रोल प्रोटोकॉल, सो इट इज मोर एफिशिएंट देन, ये मतलब जो है ना गो बैक से ज़्यादा एफिशिएंट है। कैसे, देखो सेंडर का इसमें बिहेवियर क्या रहता है, द सेंडर कैन ट्रांसमिट मल्टीपल फ्रेम्स बिफोर वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट, इट मेंटेन्स द सेंड विंडो जो हमने ऊपर अभी पढ़ा। बट क्या होता है, इफ एन एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव, सो ओनली दैट फ्रेम इज रीट्रांसमिटेड वाइल द रेस्ट कॉन्टिन्यू टू एडवांस। तो जिसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है ना सिर्फ उसको भेजेगा, ये सबको नहीं भेजेगा। जैसे कि इसके नाम में है कि सेलेक्टिव रिपीट, मतलब जो जो रह गए ना उनको सेलेक्ट करके उन्हें रिपीट किया, रीट्रांसमिट किया, है ना। तो रिसीवर का बिहेवियर हमारा क्या होगा, रिसीवर एक्नॉलेज फ्रेम एज ए अराइव एंड बफर्स आउट ऑफ सीक्वेंस फ्रेम्स। और जो हमारे आउट ऑफ सीक्वेंस है उसको क्या कर देगा, बफर कर देगा। सो वंस मिसिंग फ्रेम्स आर रिसीव्ड, सो एक बार ये सारे मिसिंग फ्रेम्स आ गए, दे आर डिलीवर टू द नेटवर्क लेयर इन करेक्ट ऑर्डर। मतलब मान लो कि बीच में जो है ना फ्रेम 2 खराब हो गया था, हमारा 0 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 तक हमारे आ गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 2 बीच में खराब था ना, तो 2 उसने बोला मैं दोबारा भेज दूँ, सारे आ गए। अब हम इसको लेके क्या जाएंगे, नेटवर्क लेयर के पास जाएंगे, ठीक है ना। एफिशिएंसी क्या हो गया कि इसके जो है ना एफिशिएंट, ये ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसका जो है ये हाई एरर रेट के साथ भी काम करता है, एज इट ओनली ट्रांसमिट द फ्रेम दैट आर नॉट सक्सेसफुली रिसीव्ड,
ठीक है। तो जो रिसीव नहीं हुए, मतलब आइडली भी यही होना चाहिए ना, जो रिसीव नहीं है उसको भेज दो, उसके बाद सारी दोबारा भेज रहे हो तो उससे बेटर है। देखो कंपैरिजन क्या है, गो बैक इज सूटेबल फॉर नेटवर्क विद लो, जहाँ पे जो है ना लो एरर रेट होता है वहाँ के लिए सूटेबल है और सिंपलर है इम्प्लीमेंट करना। हाउएवर इट मे लीड टू इनएफिशिएंसी इन हाई एरर सिनेरियो, और सेलेक्टिव हमारा ज़्यादा एफिशिएंट है नेटवर्क में with high error rates, so as it avoids retransmitting frames unnecessarily, मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें क्यों भेजना, तो इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये बस सब वही समरी टाइप दे रखी है कि हमारा दोनों वो है, और क्या करने के लिए, रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी के लिए द चॉइस डिपेंड करता है स्पेसिफिक नेटवर्क कंडीशन में। तो हर जगह ये मतलब फिक्स रहेगा कि हर टेक्निक की अपने एडवांटेज, अपने प्रोज एंड कॉन्स है, कुछ सिंपल है, कोई डिफिकल्ट है, वो करना है ना। एनीवेज देखो, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, अब हम इस पे आ जाते हैं। सब हम एक और डेटा लिंक लेयर समझेंगे, है ना। हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल यानी कि HDLC। तो ये क्या होता है ना, देखो, दैट स्टैंडर्डाइज द फ्रेमिंग, एड्रेसिंग और ये हमारा एरर चेकिंग प्रोसीजर्स फॉर रिलायबल एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन। तो HDLC इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडेशन फॉर मैनी अदर डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स। तो कैसे एज अ फाउंडेशन सर्व करता है। सो देखो इसका ओवरव्यू देखिए। सो HDLC, इसमें पहले हम फ्रेमिंग पढ़ते हैं। देखो, अगर हम इसके थोड़े बहुत मैं फीचर्स बताऊँ, की फीचर्स, तो ये क्या होता है, ये बिट ओरिएंटेड होता है, मतलब ये डेटा को क्या करता है, बिट के सीक्वेंस में हैंडल करता है, ठीक है ना। कैरेक्टर के उसमें नहीं, कि उसमें बिट में, मतलब और छोटे उसमें, कैरेक्टर में नहीं। तो देखो फ्रेमिंग का स्टार्ट और एंड क्या होता है इसमें, एक स्पेशल बिट से करते हैं, जैसे कि मान लो 0 1 1 1 1, और जैसे 0 0 से हमने डिसाइड कर लिया, तो ऐसे करके। और फिर हमारा एरर कंट्रोल, इसमें CRC यूज़ करते हैं हम लोग। फ्लो कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के साथ काम करता है ये। और मोड ऑफ ऑपरेशन हमारा क्या होता है इसमें, नॉर्मल होता है और असिंक्रोनस मोड होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ते हुए चलते हैं। अब देखो फ्रेमिंग में आते पहले, ये क्या करता है, HDLC फ्रेम्स डेटा फॉर ट्रांसमिशन, ये डेटा को फ्रेम करता है फॉर ट्रांसमिशन। तो वही बताया ना ऊपर, ये सेम ही चीज़, ये सीक्वेंस करता है ताकि ये फ्रेम्स को डिलीनिएट कर सके। सो क्या है, दिस फ्लैग सीक्वेंस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्रेम, कि हमने उसको बता दिया कि स्टार्ट जो है ना हमारा 0 से और एंड भी हमारा 0 से हो रहा है, तो उसके लिए ईजी हो जाएगा ना आइडेंटिफाई करना नेक्स्ट लेयर के लिए। देखो, द फ्रेम स्ट्रक्चर इंक्लूड्स फील्ड फॉर एड्रेस कंट्रोल डेटा एरर चेकिंग, ठीक है, यानी कि फ्रेम चेक सीक्वेंस हो गया हमारा। तो देखो फ्रेम स्ट्रक्चर क्या करता है, इंक्लूड करता है फील्ड ऑफ एड्रेस, कंट्रोल और डेटा और उसकी एरर चेकिंग। नेक्स्ट हमारा है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग क्या है कि बोथ पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन दोनों को सपोर्ट करता है। सो जो हमारा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या होता है, एक सिंगल एड्रेस फीड की जरूरत है। बट मल्टी पॉइंट के लिए क्या है, ईच स्टेशन हैज़ इज यूनिक एड्रेस, ठीक है। अब देखो क्या है, स्टेशन इज मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, लिसन टू ऑल ट्रैफिक बट रिस्पॉन्ड टू फ्रेम एड्रेस टू डेम, मतलब लिसन सारे ट्रैफिक को कर सकता है लेकिन ओनली रिस्पॉन्ड टू फ्रेम एड्रेस टू देम, जो फ्रेम एड्रेस हुए हैं उनको। नेक्स्ट हमारा आ गया कंट्रोल फील्ड। तो कंट्रोल फील्ड इन HDLC कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रेम टाइप्स, किसके बारे में, फ्रेम के टाइप्स के बारे में वो करता है, एज डेटा फ्रेम्स, एक्नॉलेजमेंट फ्रेम्स और हमारा सुपरवाइजरी फ्रेम्स, जो कि हम यूज़ करते हैं किसके लिए, डेटा कंट्रोल के लिए, फ्लो कंट्रोल के लिए। सो ये क्या करता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की जो है ना हमारे फ्रेम यूज़ करता है, इंक्लूडिंग आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या हो गया हमारा, इंफॉर्मेशन फ्रेम। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जो एक्चुअल, ये मतलब क्या करते हैं, एक्चुअल डेटा कैरी करते हैं, ठीक है। और ये मतलब उसमें होता है हमारा कि फ्लो और जो फ्लो और कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन है ना, इसमें वो भी होती है। और ये हमारा क्या होगी, एस फ्रेम क्या हो गया, सुपरवाइजरी फ्रेम। इसमें क्या होती है, हमारी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है कि एक्नॉलेजमेंट, नॉट एक्नॉलेजमेंट या फ्लो कंट्रोल उसके बारे में। और जैसे कि एग्जांपल आ गया कि रेडी टू रिसीव या फिर रिजेक्ट। यू फ्रेम्स में हमारा क्या आ गया कि ये होते हैं अननंबर्ड फ्रेम्स, है ना। तो जैसे कि जिसमें क्या हो गया, मैनेजमेंट टास्क हो गया, लाइक लिंक सेटअप या लिंक को टर्मिनेट करना या मूड की सेटिंग करना, तो इसके अंदर आ जाते हैं अननंबर्ड फ्रेम्स। अब अगला हमारा आता है एरर चेकिंग। एरर चेकिंग क्या करता है, ये मैंने, देखो ये क्या करता है, फ्रेम चेक सीक्वेंस फील्ड को यूज़ करता है टू परफॉर्म एरर चेकिंग। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, अ CRC एल्गोरिदम इज ऑफन यूज टू कैलकुलेट द FCS। तो जो हमारा फ्रेम चेक सीक्वेंस अभी ऊपर पढ़ा ना, तो CRC एल्गोरिदम हम उसमें यूज, CRC हम पढ़ चुके हैं ना, तो वो यूज़ करते हैं। द रिसीवर चेक्स द FCS टू डिटेक्ट एनी एरर्स इन द फ्रेम। तो ये FCS क्या करता है, रिसीवर चेक द FCS। तो ये बस जाके फ्रेम का सीक्वेंस जो है चेक कर लेता है और उससे ये मतलब डिटेक्ट कर लेता है कोई एरर वगैरह होती है तो।
फ्लो कंट्रोल क्या आ गया, HDLC provides flow control mechanism allowing the center to adjust the rate of transmission based on the receiver's ability to process the data. तो इसमें क्या होता है, देखो supervisory frames are used to flow control including acknowledgement, negative acknowledgement and request to send. तो इसमें क्या होता है, हम एक्नॉलेजमेंट यूज़ करते हैं, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी यूज़ करते हैं कि नहीं पहुंचा ये वाला, और रिक्वेस्ट टू सेंड, ये मतलब सेंड करने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं. तो मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या हो गए, सेवरल मोड्स में करते हैं. एक तो नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड, NRM, और हमारा असिंक्रोनस, ठीक है, और असिंक्रोनस बैलेंस्ड EBM एंड असिंक्रोनस अनबैलेंस्ड, ठीक है. तो NRM इज कॉमनली यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन वाइल ABM इज सूटेबल फॉर मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन. ये मोड्स जो है ना, ये किस पे डिपेंड करेंगे, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वी आर डूइंग. तो पॉइंट टू पॉइंट है तो NRM, और अगर वो है तो ABM. तो देखो वेरिएंट्स से क्या हो गए, सेवरल वेरिएंट्स ऑफ HDLC एग्जिस्ट, लाइक SDLC भी एग्जिस्ट करते हैं, सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल, LABP और LAPM, ये सब है ना. तो SDLC इज अ proprietary version of HDLC developed by IBM and used in mainframe environments. तो HDLC क्या है, it has been used in various applications including WAN, LAN and communication between devices within a network. तो HDLC प्रोटोकॉल्स हम किस में अलग अलग उसमें यूज़ करते हैं, WAN वगैरह और उसमें LAN में, ठीक है. हम आ जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पे. तो देखो स्टैंडर्डाइजेशन देख लेते हैं एक बारी. तो HDLC इज़ अ ITUT फॉर्मली, ये जो हमारा था ये इसके स्टैंडर्ड का है. सो डिफाइंड इन रिकमेंडेशंस लाइक X.25 and V.25. तो वेरिएंट एंड एक्सटेंशंस of the HDLC are used in the wide range of network technologies. अब हम आ जाते हैं आगे. तो पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस और ये PPP स्टैक और PPP पढ़ लेते हैं. तो देखो ये भी हमारा एक टाइप का क्या है, डेटा कंट्रोल प्रोटोकॉल है. डेटा लिंक जो हमारा प्रोटोकॉल्स हम पढ़ रहे थे उसी का ये पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस. तो एक मिनट देखो, इट इज़ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल कॉमनली यूज फॉर एस्टैब्लिशिंग डायरेक्ट कनेक्शंस बिटवीन टू नेटवर्क, ताकि हम एक डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाए बिटवीन टू नेटवर्क नोड्स. सो टिपिकली ओवर सीरियल कम्युनिकेशन लिंक्स. सो यार देखो, जैसे ये हमारा क्या था HDLC, ये हमारा किसके लिए यूज़ होता है, वैन्स के लिए, लैंस के लिए, और इवन जो हमारा जो था कि एक कॉमन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर, तो उसमें रहता है ना. तो इसी तरह से ना ये हमारा PPP जो है ना, PPP ये जो है पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बोलो उसको, प्रोटोकॉल. तो ये हमारा किस लिए यूज़ हो रहा है, ये भी वैन्स के लिए यूज़ होता है. जैसे कि हमें सिनेरियोज में मतलब कुछ सिनेरियोज दे रखे, डायल अप इंटरनेट कॉल, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन, सीरियल कनेक्शन बिटवीन रूटर्स एंड मोड. सो देखो एक बार मैं इसको बताऊँ अगर, तो इसका मतलब क्या है हमारा, कि जैसे कि जब एक कंप्यूटर जो है ना एक ISP तक का कनेक्शन है, तो मतलब जैसे कि डायल अप हो गया हमारा, और हमारा ये जो है सीरियल कनेक्शन बिटवीन रूटर एंड मोड. तो ये सब इसके सिनेरियोज आ गए जहाँ पर हमारा ये PPP हम यूज़ करते हैं. देखो पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस पहले हम समझ लेते हैं क्या है. तो पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस हमारा है कि refers to a network configuration where two network devices are communicate directly without the need of any intermediate. तो दोनों आपस में पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रहा है ना, आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है. ये सिंपल है, डेडिकेटेड कनेक्शन है दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में, ठीक है. यूज़ केसेस का क्या आ गया कि बहुत ही क्या है, आर कॉमन इन सिनेरियोज लाइक डायल अप, जैसे मैं मान लो इंटरनेट कॉल कर रहे हैं या कुछ, तो हमारा वन टू वन कनेक्शन हो गया ना, उसको समझ सकते हो, बिटवीन यूजर्स कंप्यूटर और ISP के बीच में. तो देखो डेडिकेटेड लाइंस कनेक्टिंग टू रूटर्स. तो हमारी क्या है, बहुत लाइक डेडिकेटेड लाइन होती है, जिसकी मैंने ए ने बी को कॉल लगा, तो लाइन के बीच में एक चैनल टाइप सा वो है जिसके थ्रू ये लोग बात कर पा रहे हैं. कनेक्टिंग टू रूटर्स और सीरियल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. अब इसकी डेफिनेशन देखें तो वही की वाइडली यूज है हमारा डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल एस्टेब्लिशिंग फॉर मेंटेनिंग डायरेक्ट कनेक्शन. इसमें देखो इसका की पॉइंट या कुछ वो की अगर समझे तो इट इज़ डायरेक्ट कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट. तो ये क्या कहते हैं, एक स्टैंडर्ड मेथड प्रोवाइड करता है हमें फॉर एनकैप्सुलेटिंग एंड ट्रांसमिटिंग मल्टी प्रोटोकॉल डेटा ओवर अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स. और देखो फीचर क्या है इसके, एरर डिटेक्शन कैसे करता है ये, कि मल्टीपल मैकेनिज्म यूज़ करता है लाइक एरर चेकिंग मैकेनिज्म लाइक CRC टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, ताकि हम डेटा की इंटीग्रिटी वही यार कि कुछ एरर फ्री डेटा हम भेजें. ऑथेंटिकेशन क्या हो गया हमारा, कि अलग अलग मेथड्स वो करता है ये फॉर ऑथेंटिकेटिंग द टू एंड पॉइंट्स.
जो भी दोनों हमारे एंड पॉइंट्स हैं उनके लिए, लाइक PAP यूज़ करते हैं, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, या CHAP ये चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टी प्रोटोकॉल सपोर्ट की PPP जो है ना, PPP कैन ट्रांसमिट मल्टीपल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स मेकिंग इट वर्सेटाइल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक। तो इसकी वजह से क्या है, मल्टी प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे उसके लिए सूटेबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, नेटवर्क लेयर नेगोशिएशन की क्या करता है, अलाउज बोथ एंड पॉइंट्स टू नेगोशिएट एंड एग्री ऑन द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल टू बी यूज, कि IP यूज़ करना है, दोनों आपस में बात करके वो कर रहे हैं, या IPv6 यूज़ करना है, IP यूज़ करना है ना। फिर हमारा क्या क्या, PPP स्टैक। PPP स्टैक क्या है, ये क्या लेयर स्ट्रक्चर है किसका, प्रोटोकॉल्स एंड कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन द PPP कम्युनिकेशन। जो भी हमारे PPP कम्युनिकेशन में हमारे प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं ना, तो ये उसका क्या है, ये स्टैक है, मतलब लेयर्ड स्ट्रक्चर्ड है। तो इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। देखो PPP फ्रेम, सो PPP फ्रेम इज द बेसिक यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर। ये क्या है, हमारी बेसिक यूनिट है। वही यार फ्रेम जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे वही है। इट इंक्लूड्स फ्लैग फॉर फ्रेम डिलीनिएशन, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है, फ्लैग का यूज़ करता है ताकि वो फ्रेम का डिलीनिएशन अच्छे से हो जाए, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, डेटा एंड एरर चेकिंग। उसके लिए यूज़ करता है CRC यूज़ करता है। अगर हम इसका देखिए लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो इसमें क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड टेस्टिंग द डेटा लिंक कनेक्शन। ठीक है, इट नेगोशिएट्स ऑप्शन एंड पैरामीटर्स फॉर द लिंक इंक्लूडिंग ऑथेंटिकेशन एंड एरर डिटेक्शन प्रोटोकॉल्स, है ना। तो मतलब ये क्या करेगा, नेगोशिएट करते हैं ऑप्शंस को, पैरामीटर्स को लिंक के लिए, और ताकि इंक्लूड कर सके इसको, ऑथेंटिकेशन को और एरर डिटेक्शन प्रोटोकॉल को बेस्ड ऑन द सिचुएशन। नेक्स्ट हमारा क्या, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये क्या है, बहुत सारे वेरियस प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, लाइक PAP हो गया, अभी ऊपर पड़ता है CHAP हो गया, और वो। अब नेटवर्क हमारा क्या है, नेटवर्क कंट्रोल। ये क्या है हमारा, कि नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल आर यूज टू कॉन्फ़िगर एंड मैनेज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स। क्या करते हैं, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स को वो करते हैं। फॉर एग्जांपल द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या हमारा IPCP इज़ यूज टू नेगोशिएट IP एड्रेस एंड रिलेटेड पैरामीटर्स। जो भी हमारा IP एड्रेस और जो इसके रिलेटेड पैरामीटर्स है ना, ये उस पर नेगोशिएट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट वाले जो हैं दो एंड पॉइंट्स। देखो PPP स्टैक ऑपरेट्स ऑन द डेटा लिंक लेयर, लाइक लेयर 2 पे काम करता है ऑफ द OSI मॉडल, अलाउइंग टू वर्क विद द वेरियस नेटवर्क लेवल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स। लेयर 3 लाइक IP6 और डिफरेंट डिफरेंट लेयर के साथ वो करता है ना, हेल्प करता है। तो देखो एक बार कि PPP सॉरी, इन एडिशनल टू कोर components, PPP कैन ऑल्सो इंक्लूड सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ लाइक। सो जो हमारा PP ये हमने भी पढ़ा, ट्रिपल P, ये क्या है, हमारा कोर कंपोनेंट्स जो ऊपर पढ़े इनको तो इंक्लूड करता ही है। इसके अलावा ये करता है हमारा सिक्योरिटी फीचर्स भी इंक्लूड करता है, और क्वालिटी ऑफ सर्विस सेटिंग्स वगैरह भी और करता है ना, और भी इसके ऐसे फीचर्स हैं। क्या है हमारा फिर ये, एक वाइडली वर्सेटाइल, एक वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल है और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस। किसके लिए, हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए, मतलब एक प्रोटोकॉल जो हमारा ये वर्सेटाइल और यूजली वो प्रोटोकॉल है। सो ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी फॉर वेरियस एप्लीकेशन, लाइक डायल अप नेटवर्किंग हो गया, सीरियल कनेक्शंस हो गए राउटर के बीच में, और है ना। तो क्या है, PP जो हमारा ट्रिपल P स्टैक है, डिफाइंस द standardized structure for establishing and maintaining these connections while supporting the network layer protocols। तो ये क्या कह रहे हैं कि मतलब देखो, जो हमारा स्टैंडर्डाइज स्टैक था ना, वो जो सॉरी जो स्टैक था, वो क्या हमारा स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर है जो कि हमें वो करता है, मदद करता है ताकि हम उसमें वो स्टोर कर पाएँ। देखो अगर हम देखिए कैसे करता है, पहले ये इस्टेब्लिश किया इसने, उसके बाद उसे ऑथेंटिकेट किया, फिर नेटवर्क के पास भेजा, फिर ओपन किया, फिर डन, और फिर डेड हो गया, कैरी ड्रॉप, और फिर या फिर क्या होता है, सीधा हमारा फेल हो गया तो इधर आ जाता है ये, है ना। स्टेप वाइज एक फ्लो चार्ट टाइप बना रखा है समझाने के लिए। देखो अगर हम इसका देखें तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर इधर बना दूँ कहीं, तो जो हमारा जैसे हमने बनाया था फर्स्ट इज आर फिजिकल लेयर है, तो यहाँ पे जो हमारी डेटा लेयर थी उसकी जगह आ जाएगा PPP डेटा लिंक लेयर, और फिर उसके बाद LCB ऑथेंटिकेशन वगैरह, है ना, नेटवर्क लेयर, और हमारा PPP वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर वगैरह वो है। देखो इन शेयर्ड मीडिया नेटवर्क्स, सॉरी ये तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया ना। देखो अभी हमारा क्या है, मीडियम एक्सेस सब लेयर चैनल एलोकेशन प्रॉब्लम। तो देखो हमारी जो मीडियम एक्सेस सब लेयर है ना, अब उसके बारे में देखो, हमारी डेटा लिंक लेयर तो ऊपर हो गया, हमने उसके अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल पढ़ लिए और क्या उनका यूज़ है, क्या कमी वगैरह है, वो सब भी है ना। हमारा क्या क्या मैक मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर इज अ पार्ट ऑफ डेटा लिंक लेयर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एक्सेस टू द शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम इन अ नेटवर्क।
तो ये हमारी ये क्या है, एक और ये सब लेयर है डेटा लिंक लेयर की ही, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि एक्सेस मैनेज कर पाए टू टू द शेयर्ड कम्युनिकेशन, जो मतलब कम्युनिकेशन शेयर हो ना ओवर अ नेटवर्क, उसके बीच में जो एक्सेस है उसको मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो वन ऑफ द क्रिटिकल चैलेंजेस इट इज़ द चैलेंज चैनल एलोकेशन प्रॉब्लम। ये जो ज़्यादा चैलेंज ये वो करते हैं ना, फेसेस चैनल एलोकेशन प्रॉब्लम विच इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग हाउ मेनी डिवाइसेस शेयर द कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन चैनल एफिशिएंटली, कितने डिवाइस जो है चैनल को एफिशिएंटली एक्सेस कर पाएंगे। सो दिस प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट इन शेयर्ड मीडिया। तो ये प्रॉब्लम हमारी किस में आती है, जब हम कुछ मीडिया वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, शेयर मीडिया नेटवर्क्स सच एज ईथरनेट वगैरह या वायरलेस लैन्स हो गए। तो देखो अब इसमें हम करते हैं, सो क्या होता है जब हम शेयर मीडिया नेटवर्क में होते हैं तो क्या होता है, मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो शेयर कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन चैनल को। तो उसकी वजह से क्या होता है, दे नीड अ मैकेनिज्म टू अवॉइड इंटरफेरेंस या कोलिजन ना हो या कंजेशन ना हो, है ना। तो उसके लिए ये हमें चाहिए होता है। तो ये जो हमारी चैलेंज एलोकेशन प्रॉब्लम है, ये कैसे क्या करती है, एड्रेस करती है कि कैसे डिवाइसेस को डेटा मिलेगा और कैसे वो एक्सेस कर पाएंगे हमारे चैनल्स को, ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बताऊँ ना, जो हमें अभी ऊपर पड़ा डेटा लिंक हमारी जो लेयर है, तो उसकी ही दो सब लेयर होती हैं। एक होती है हमारी LLC यानी कि लॉजिकल लिंक लेयर, और एक हमारी कौन सी हो जाती है, ये वाली जो हमने ऊपर पड़ी अभी, मैक, है ना, मीडियम एक्सेस कंट्रोल की। मतलब नाम से समझ में आ रहा है मीडियम का एक्सेस कंट्रोल करें। तो हम इसके लिए ना कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज कंटेंशन बेस्ड, अगला हमारा क्या, कंट्रोल्ड एक्सेस, है ना। ऐसे करके हमारे मेथड्स होंगे। तो देखो पहले क्या है हमारा कि इसमें है हमारा CSMA। तो ये डिवाइस लिसन टू द चैनल एंड वेट फॉर इट टू बी आइडल बिफोर ट्रांसमिटिंग। क्या करते हैं, चैनल को लिसन करते हैं और वेट करता है उसके आइडल होने से पहले उसे ट्रांसमिट कर देता है। इफ़ मल्टीपल डिवाइसेस सेंस एन आइडल चैनल साइमल्टेनियसली दे में कंटेंट टू ट्रांसमिट। अगर मान लो एक चैनल है और मल्टीपल डिवाइस को लग रहा है अभी तो ये आइडल है, मतलब खाली बैठा हुआ है, तो बहुत सारे वो लोग क्या करेंगे, दे में कंटेंट टू ट्रांसमिट। तो CMA इज यूज इथरनेट नेटवर्क। तो हमारा CSS में ये क्या है, हमारा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो क्या करता है ये कंट्रोल उसमें, मतलब इस चीज़ को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। देखो तो CSMA-CD, तो इसमें क्या है, विथ कोलिजन डिटेक्शन, तो यूज्ड इन ओल्डर एथरनेट नेटवर्क्स। जो हमारे पुराने नेटवर्क होते हैं उसमें काम आता था। तो इसमें क्या होता था, ये कोलिजन को डिटेक्ट कर लेते हैं और एक्शन लेते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। और इसमें हमारे क्या, कोलिजन अवॉइडेंस, ये तो ये डिटेक्ट कर लिया जब कोलिजन हो गया उसके बाद डिटेक्शन हुआ। लेकिन ये क्या हुआ, यूज इन वायरलेस नेटवर्क जो आजकल के मॉडर्न हुआ है उसमें यूज़ करता है। ये करते हैं यार, देखो ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये काइंड ऑफ क्योर है और ये हमारा प्रिवेंशन है। तो डिवाइस कैन डिटेक्ट, सॉरी डिवाइसेस ट्राई टू अवॉइड कोलिजन। क्या करते हैं, ये रिक्वेस्ट टू सेंड या क्लियर टू सेंड, मतलब ये सारी यूज़ करके, टेक्निक्स यूज़ करके, मैकेनिज्म यूज़ करके कोलिजन अवॉइड करने का ट्राई करते हैं। देखो कंट्रोल एक्सेस क्या हो गया कि TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कि डिवाइसेस आर एलोकेट स्पेसिफिकली टाइम स्लॉट्स ड्यूरिंग दे ट्रांसमिट। सो दिस इज कॉमन इन सेलुलर नेटवर्क्स। जो हमारे सेलुलर नेटवर्क है उसमें होता है कि मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे दिया, स्लॉट टाइप दे दिया, इस टाइम आना। एक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेने गए तो उन्होंने स्लॉट दिया कि दो पेशेंट को एक टाइम पे डील ना करना पड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। और क्या क्या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि उनको स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड दे दी ताकि वो यूज़ कर पाए कम्युनिकेशन के लिए। इट इज़ यूज इन सेम रेडियो एंड सेटेलाइट नेटवर्क। ये हम रेडियो में और क्या करते हैं, सेटेलाइट नेटवर्क में यूज़ करते हैं। मतलब देखो यार, एक जैसे मान लो 91.1 FM है, तो क्या होगा, अगर आप उसको 90.1 पे चलाओगे, इवन 91 पे भी चलाओगे तो नहीं आएगा, जो स्पेसिफिक बैंड लोकेट है उसी पे आएगा। थर्ड हमारा आ गया पोलिंग। तो पोलिंग में हमारा क्या होता है ना कि इन जिसमें एक क्या होता है, हमने एक मास्टर स्टेशन बना लिया। इन पोलिंग बेस्ड अप्रोच एक मास्टर स्टेशन बना दिया या एडमिन टाइप मान लो, कंट्रोल एक्सेस टू द चैनल एंड पोल्स इंडिविजुअल डिवाइसेस। क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिवाइसेस को पोल करता है, अलाउइंग देम टू ट्रांसमिट व्हेन इट्स देयर टर्न, बारी बारी। जैसे मान लो यार क्लास में तो मॉनिटर हो गया, वैसे ही समझ लो। तो रिजर्वेशन बेस्ड क्या हो गया, ये हमारा हो गया रिजर्वेशन बेस्ड, कि हमने क्या किया, डिवाइसेस रिक्वेस्ट रिजर्वेशन फॉर स्पेसिफिक टाइम स्लॉट और फ्रीक्वेंसी बैंड, या वो टाइम स्लॉट के लिए रिजर्वेशन मांग सकते हैं, फ्रीक्वेंसी उसके लिए। जैसे यार हमारा नॉर्मल भी होता है ना कि 100% वो है, तो उसमें से जितनी सीट्स हैं उसमें से हम इतनी एलोकेट कर दें। मतलब यहाँ पर तो जो है वही लोग आएंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे एलोकेशन होता है, रिजर्वेशन समझ में आ रहा होगा ना, वही चीज़ यहाँ पे सेम है। किसकी बेस पे, टाइम स्लॉट के बेस पे और हमारा फ्रीक्वेंसी के बेस पे। एंड द सेंट्रल अथॉरिटी, जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी थी ना, जो पोलिंग वाला पड़ता है मास्टर, वो जो हमारे क्लास का मॉनिटर है ना, वो करेगा कि मतलब किसे या तो ग्रांट करेगा रिक्वेस्ट को या फिर डिनाई कर देगा। तो ये किसमें होता है, यूज इन सम सेटेलाइट एंड वायरलेस नेटवर्क, किसमें, सेटेलाइट में और वायरलेस नेटवर्क में यूज़ होता है। चैलेंजेस में क्या क्या आता है, एफिशिएंसी का चैलेंज आ जाता है कि द मेथड चूजन फॉर चूजन मस्ट इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ द वो
और मिनिमाइज आइडल टाइम की, मतलब ऐसा ना हो कि खाली बैठा हुआ है ना, आइडल टाइम को वो करना है। और क्या हमें एक्सेसिव कॉल्यूशंस को भी अवॉइड करना है। तो एफिशिएंट यूज़ हो चैनल का, वो मिनिमाइज कर पाए हम आइडल वो, और अवॉइड कर पाए कॉन्फ्लिक्शन को, ओ सॉरी, हाँ कॉन्फ्लिक्ट्स और कोलिजन्स को। फेयर एलोकेशन क्या हो गया, इट इज असेंशियल टू इंश्योर दैट नो डिवाइस dominate the channel and the device get every device all devices get a chance to transmit। फेयरनेस यार जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना हमारा ओएस में भी, कि फेयरनेस रहे, एफिशिएंट रहे, वही कि सबको चांस मिले, कोई भी डोमिनेट ना करे। तो देखो द मेथड शुड स्केल वेल विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क। स्केलेबिलिटी भी होनी चाहिए कि मान लो पहले 10,000 यूज़ करते हैं, अब मान लो 20 कर रहे हैं, तो स्केलेबल है ना, कि और वो कर रहे हैं तो ये मैनेज कर पा रहे हैं विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिवाइस, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिवाइस ऑन द नेटवर्क। वही देखो कोलिजन अवॉइडेंस क्या हो गया, जैसे ये टेक्निक्स थी हमारी, ये aim to prevent collision and retransmission that can reduce efficiency। तो ये करते हैं, ये हम टेक्निक से यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है ना, हमारे ये कोलिजन को वो करता है, तो और ये क्या करता है, रीट्रांसमिशन को भी वो करता है हमारा। तो प्रिवेंट करना कोलिजन्स को, इन टेक्निक्स का एम क्या होता है, कोलिजन को प्रिवेंट करना, और क्या होता है, रीट्रांसमिशन करना, जो कि जिसकी वजह से जो हमारी एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है उसे रीट्रांसमिट कर देंगे, है ना। सिंपल जो अपने ऊपर पढ़ा था कोलिजन अवॉइडेंस। नेक्स्ट क्या है, QoS की क्वालिटी ऑफ सर्विस। सो इन सब नेटवर्क इट इज़ क्रूशल टू प्रायोरिटाइज सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रैफिक। तो हमें क्या होता है ना, कभी कभी नेटवर्क में ना एक सर्टेन टाइप ऑफ ट्रैफिक हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, सो दैट द चैनल एलोकेशन मेथड मस्ट एकोमोडेट QoS रिक्वायरमेंट। ताकि जो है ये प्रॉब्लम्स पड़ रहे हैं ना, तो चैनल मेथड जो ये एलोकेशन मेथड है, इसको ये QoS की रिक्वायरमेंट को वो कर पाए। देखो द चॉइस ऑफ चैनल एलोकेशन मेथड डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक नेटवर्क टाइप रिक्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजीज इन यूज। सो डिफरेंट नेटवर्क यूज various combinations of these methods to manage the challenge efficiently and provide a reliable data, provide a reliable network communication, या जो भी कम्युनिकेशन। देखो कंट्रोल एक्सेस इन नेटवर्क कम्युनिकेशन। देखो कंट्रोल एक्सेस इज अ मेथड ऑफ चैनल एलोकेशन यूज इन नेटवर्क कम्युनिकेशन। ये हमारा कंट्रोल एक्सेस क्या है, एक मेथड है चैनल एलोकेट करने का। अभी जो हमने ऊपर पढ़ी ना, चैनल एलोकेट करते वक्त क्या क्या वो रहती है, तो ये अब एक मेथड है। इट इन्वॉल्व्स कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइज अप्रोच टू डिटरमाइनिंग विच डिवाइसेज ऑन अ नेटवर्क आर अलाउड टू ट्रांसमिट डेटा एट अ गिवन टाइम। जो है क्या कि कौन से डेटा, मतलब एक गिवन टाइम पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कौन से डिवाइसेज अलाउ कर रहे हैं, मतलब समझो एक्सेस दे रहे हैं, कंट्रोल एक्सेस वही। तो अनलाइक कंटेंशन बेस्ड मेथड लाइक CSM में था हमारा, जहाँ पे डिवाइस जो है ना कंटेंट फॉर एक्सेस फॉर मीडियम, और कंट्रोल एक्सेस मेथड रिलाइड ऑन प्री डिफाइंड स्केड्यूल और कंट्रोल मैकेनिज्म ऑन द डिवाइस एक्सेस। इसका अगर मतलब समझे तो क्या होगा हमारा, CSM में हमारा मल्टीपल एक्सेस वो था, लेकिन क्या होता है कि वेयर डिवाइसेस कंटेंट फॉर एक्सेस टू मीडियम, जहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो कंटेंट कर रहे होते हैं किसके लिए, एक्सेस के लिए। तो इसमें क्या होता है, हमारा कंट्रोल एक्सेस में हमारा सिंगल डिवाइस एक टाइम पर एक ही वाला रहता है सीन, है ना। तो ये बता रहे कि अनलाइक कंटेंशन बेस्ड मेथड, जो हमारे कंटेंशन बेस्ड मेथड थे, उनसे क्या रहता है कि CS मेथड रिलाई ऑन प्री डिफाइंड स्केड्यूल्स, कि हमने पहले से स्केड्यूल डिफाइन कर दिया कि इस टाइम पर ये होगा, इस टाइम पर ये होगा। तो उसके लिए वो हो गया है ना, ईजी हो गया कि मैं आपको बोलूँ कि 10:30 बजे आपको आना है, 11 बजे दूसरे स्टूडेंट को आना है, ऐसे ऐसे करके एक स्केड्यूल टाइप हो गया डिवाइस एक्सेस के लिए। तो देखो अब इसमें क्या टाइम डिवीजन, वही टाइम डिवीजन जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, है ना। और ये फिर क्या हो जाएगा हमारा, इसके एडवांटेजेस एप्लीकेशन देखिए, और ये क्या फ्रीक्वेंसी बेस्ड, ऊपर सेम चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसको डिटेल में लिखा हुआ है। तो देखो एक बारी कि ऑपरेशन वही की इसको टाइम सीरीज में बांट देते हैं, और डेडिकेटेड टाइम डिवाइड कर देते हैं, और ट्रांस क्या करते हैं, डेटा एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग दैट टाइम स्लॉट। और उसमें क्या होता है, हर अपनी अपनी बारी का वेट करते हैं टू सेंड डेटा एंड अवॉइड ट्रांसमिटिंग आउटिंग ऑफ देयर एलोकेटेड टाइम, उसी उसी टाइम में करेंगे। तो एडवांटेजेस क्या होता है, थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो जाता है, हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं स्केड्यूल कि हाँ ये वाला डिवाइस इस टाइम पे डेटा वो कर रहा होगा। एफिशिएंट, सूटेबल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन, जो हमारा रियल टाइम एप्लीकेशन है उसके लिए ये काफ़ी मतलब वो है। जैसे जो टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन है ना, लाइक वॉइस कम्युनिकेशन इन सेलुलर नेटवर्क्स, उसमें ही काफ़ी लाइक वो है कि जहाँ पे हमें टाइम से वो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, इज़ कॉमनली यूज इन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम इंक्लूडिंग सेलुलर नेटवर्क लाइक 2G 3G 4G में यूज़ होता है, सेटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यूज़ होता है, तो सम रेडियो सिस्टम उसमें भी यूज़ होता है। तो इट इज़ यूज इन सम वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, तो वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होता है। फ्रीक्वेंसी वाला देखें वही, कि हमने फ्रीक्वेंसी की बेस पे जो है उसको वो एलोकेशन कर दिया। तो ऑपरेशन क्या होता है, द चैनल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल बैंड और चैनल। तो जो भी चैनल की फ्रीक्वेंसी है वो स्पेक्ट्रम है, मतलब पूरा जो स्पेक्ट्रम है ग्रुप है टाइप, उसको मल्टीपल बैंड या चैनल में बांट देते हैं। और उससे फिर क्या होता है कि एक डिवाइस को एक स्पेसिफिक बैंड दे देते हैं, लाइक रेडियो वाला सीन। तो है ना, इससे क्या होता है
कि डिवाइस ट्रांसमिट द डेटा विद द एलोकेटेड फ्रिक्वेंसी बैंड, उसी फ्रिक्वेंसी बैंड के थ्रू ये कर पाते डेटा, तो कोई कंटेंशन नहीं होता है ना फॉर चैनल, बिकॉज डिवाइसेस आर असाइन सेपरेट फ्रिक्वेंसी बैंड। जैसे मान लो एक फ्रिक्वेंसी है ना, तो ये सबको अलग अलग हो गई, ये ए को हुआ साइन, ये बी को हुआ, तो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह वाला सीन ही नहीं होगा। एडवांटेजेस क्या है, नॉन इंटरफेयरिंग, मतलब सबका अपना अपना है यार, सबको अलग अलग घर दे दिया, वो अपने घर में रह रहे हैं, तो क्या है कि इंटरफेयर नहीं करते। यूज इन रेडियो एंड सेटेलाइट, नाम इसको समझ में आया ना फ्रीक्वेंसी वाला, कि रेडियो में तो ये होगा ही होगा, एफडीएमएस कॉमनली यूज इन रेडियो कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज होता है। तभी उसकी समरी दे रखी है। अब देखो चैनलाइजेशन एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन, ये देख लेते हैं। तो चैनलाइजेशन की एक टेक्निक है जो हम नेटवर्क कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं टू डिवाइड कम्युनिकेशन मीडियम इनटू मल्टीपल स्मॉलर एंड इंडिपेंडेंट चैनल, मतलब चैनलाइज कर दिया उसको, बांट दिया किसमें, मल्टीपल और स्मॉलर और इंडिपेंडेंट चैनल में जो आपस में रिलेटेड नहीं है। तो एक चैनल जो है ना वो क्या करता है, एज अ सेपरेट कम्युनिकेशन पाथ काम करता है। जैसे कि मान लो यार बहुत सारे चैनल्स थे, उनको छोटे छोटे उसमें बांट दिया, ठीक है, ताकि वो अभी ये जो एक अलग अपना काम कर रहा है, ये अलग कर रहा है, ऐसे करके, ठीक है, अलाउइंग मल्टीपल डिवाइसेस और कन्वर्जेशन टू अकर साइमल्टेनियसली, साथ साथ में विदाउट इंटरफेरेंस, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो आपस में वो करेंगे नहीं। तो चैनलाइजेशन इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट इन सिनेरियोज वेयर शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम नीड्स टू अकोमोडेट वेरियस डेटा स्ट्रीम्स एफिशिएंटली, जहाँ मतलब ऐसा जहाँ पे क्या हो रहा है कि शेयर्ड हमारा कम्युनिकेशन मीडियम है ऐसा, और वो क्या है बहुत सारे डेटा स्ट्रीम्स आ रहे हैं एक साथ, तो उसको एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट चैनलाइजेशन में उसे बांट देते हैं, मतलब चैनलाइजेशन कर देते हैं। तो इसका अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो देखो क्या है, ये क्या एक चैनलाइजेशन टेक्निक है जो कि डिवाइड करती है कम्युनिकेशन मीडियम को, टिपिकली फ्रीक्वेंसी बैंड और स्पेक्ट्रम, क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड और स्पेक्ट्रम में, इनटू मल्टीपल सब चैनल्स ईच एलोकेटेड टू अ डिफरेंट यूजर एंड डेटा स्ट्रीम। तो वही डेटा स्ट्रीम या डिफरेंट यूजर को ऐसे बांट देते हैं हम लोग, वो करके ऑपरेशन हमारा क्या होगा, ईच चैनल इन एफडीएम इज एलोकेटेड अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, हर एक चैनल को एक स्पेसिफिक रेंज दे दी फ्रीक्वेंसी की, 2 to 4 जैसे मान लो, ऐसे करके। सो डिवाइसेस और सिग्नल्स आर असाइंड टू इंडिविजुअल सब चैनल बेस्ड ऑन देयर frequency range. So this technique is widely used in केबल टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। तो ये कहाँ पे यूज़ होती है हमारी केबल टेलीविजन में और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में। जैसे यार एक चैनल उसके पास है ना, जैसे मान लो अब जैसे आपने कोई चैनल लगाया 218 या 108 लगाया, तो क्या होगा, वो उस चैनल का वही वाला चैनल आ जाएगा जो आप खोलना चाह रहे हो, राइट। तो उसके उसे बांट दिया, जैसे रेडियो पे हमने एक पर्टिकुलर स्टेशन बताया 93.5, तो वही बच गया। एडवांटेजेस क्या होगा, एफिशिएंट यूज़ होता है जो भी बैंडविड्थ है हमारी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, सारी सब चैनल जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो रहे हैं, इससे मल्टीपल यूज़र भी हम डील कर पा रहे हैं और मल्टीपल डेटा स्ट्रीम भी विदाउट इंटरफेरेंस, है ना। देखो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देखते हैं अब, इसमें हमने जैसे ऊपर फ्रीक्वेंसी के बाइट उसे बांटा, हमने दिया क्या टाइम स्लॉट में बांट दिया। तो एक चैनल जो है एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट पे उसको यूज़ करेगा डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। ऑपरेशन का क्या हो गया कि टाइम स्लॉट्स आर साइक्लिकली, मतलब क्या साइक्लिकली, जैसे कि साइकिल में एक उसमें से हो रहे हैं ताकि डिफरेंट यूज़र और डेटा स्ट्रीम के लिए। और इसमें क्या हो गया, ईच यूजर डेटा इज ट्रांसमिट ड्यूरिंग द डेजिग्नेटेड टाइम स्लॉट, एंड TDM इज कॉमनली यूज इन डिजिटल फोनोलॉजी और टेलीफोनी, यानी कि T1 E1 लाइन्स ये सब टेलीफोन में यूज़ होता है। अब देखो एडवांटेजेस क्या हो गए कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम स्लॉट, हम टाइम स्लॉट का अच्छे से यूज़ करें, प्रिडिक्टेबल शेड्यूल हो गया है ना, और लो चांसेस ऑफ इंटरफेरेंस अमंग यूजर्स, क्योंकि सबका अलग अलग टाइम है, तो इंटरफेयर नहीं करेंगे। CDM में क्या हो गया, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि ये भी एक चैनलाइजेशन टेक्निक है जो हम वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। इसमें हमारा क्या होता है कि हमने चैनल इसको डिवाइड करने की जगह क्या किया, फ्रीक्वेंसी या टाइम की जगह एक यूनिक कोड जो है उसको दे दिया हर एक उसको, है ना। तो अब ये कोई काम कैसे करेगा कि ईच यूजर्स डेटा इज ट्रांसमिटेड यूजिंग अ यूनिक स्प्रेडिंग कोड, और जो डेटा भी ट्रांसमिट होगा ना वो यूनिक स्प्रेडिंग कोड के उससे होगा। तो दीज कोड्स आर डेजिग्नेटेड टू बी ऑर्थोगोनल, ठीक है, यानी कि ऑर्थोगोनल होते हैं, अलाउइंग मल्टीपल सिग्नल टू को एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं सेम फ्रीक्वेंसी रेंज में बिना किसी इंटरफेरेंस के। तो ये किस में यूज़ होता है हमारा 3G में और 4G सेलुलर नेटवर्क्स में। एडवांटेजेस क्या होगा यार कि एफिशिएंट है फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ, ठीक है, जो भी हमारी बैंडविड्थ है उसका एफिशिएंट यूज़ कर पा रहे हैं हम, उसकी कैपेसिटी हाई हो गई, और क्या होगा रोबस्टनेस अगेंस्ट इंटरफेरेंस। तो क्या होगा, एक यूनिक कोड है यार, जैसे हमारे कॉलेज में हमने रोल नंबर बांट रखे है ना, आईडी सबकी आईडी अलग अलग है, तो समझो कि हमें जब वो जैसे कि मैं रोल नंबर 1 को बुला रही हूँ तो रोल नंबर 1 ही आएगा, मतलब 1 क्या, जैसे पूरा रोल नंबर बोला मैंने 011 करके ऐसे कुछ भी बोला तो वही पर्टिकुलर आएगा, क्योंकि सबकी यूनिक है ना। आधार नंबर बोलूँगी अगर मैं तो वही आएगा, तो मतलब उसके लिए यूनिक के लिए इसकी वजह से रोबस्टनेस क्या होगी इसकी, वो होगी, इंटरफेयर नहीं करेगा कोई भी आगे और को नहीं बोलेगा कि मेरा भी ये रोल नंबर है ना।
तो वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। हमने क्या किया, नाम से, देखो नाम से समझ में आनी चीज़ है। WDM इज अ चैनलाइजेशन टेक्निक यूज इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ये हमारा किस में होता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज होता है। इसमें हम ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम को क्या करते हैं, मल्टीपल वेवलेंथ चैनल में बांट देते हैं, अलाउइंग मल्टीपल डेटा स्ट्रीम टू ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। ठीक है ना, मतलब एक साथ जा सके। तो ईच वेवलेंथ चैनल इज एलोकेटेड टू अ डिफरेंट डेटा स्ट्रीम। हर एक वेवलेंथ चैनल को हम डिफरेंट डेटा स्ट्रीम में बांटते हैं। तो डिवाइसेज एंड सिग्नल्स आर असाइन टू अ स्पेसिफिक वेवलेंथ फॉर ट्रांसमिशन, और हम उनको स्पेसिफिक वेवलेंथ असाइन कर देते हैं फॉर ट्रांसमिशन। और ये किस में यूज़ होता है, हाई स्पीड ऑप्टिकल नेटवर्क में। It is used in high speed optical networks. So efficient use of optical bandwidth enabling high speed data transmission. ये क्या करता है, हमारा हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिट करता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें, और यहाँ पे एफिशिएंट यूज होता है किसका, ऑप्टिकल बैंडविड्थ का, है ना। अब हमारा क्या क्या, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो यार ये सेम चीज़ वही है, हम पढ़ चुके हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल वो, है ना, टाइम डिवीजन, और वो ये सब रिपीटेड है। तो ये हमारा FDM में, CDM में, एक बार इसको खुद से गो थ्रू कर लेना। टोकन पासिंग देख लेते, टोकन पासिंग नहीं पड़ा। तो टोकन पासिंग में क्या है, इन दिस मेथड डिवाइस टेक्स टर्न टू ट्रांसमिट डेटा बाय पासिंग अ टोकन फ्रॉम वन डिवाइस टू द नेक्स्ट। ओनली द डिवाइस होल्डिंग द टोकन विल बी, यार मान लो आप कहीं पर गए हो, वहाँ पे टोकन सिस्टम है, कि मान लो यार आप छोले भटूरे खाने गए हो, तो वहाँ पर आपको टोकन टोकन मिल रहा है, और सबको अपनी बारी का वेट करना है। तो जिसके पास टोकन होगा वो उसको एक प्लेट छोले भटूरे दे देंगे, या जैसे मानो 2 टोकन है तो 2 दे देंगे, ऐसे करके, है ना। जैसे खाने के स्टॉल्स पर मोस्टली ये होता है, लाइक फेस्ट वगैरह में टोकन आपको दे देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है ना। इससे क्या होगा, फेयर चांस और फेयर एक्सेस मिलेगा, और कोलिजन नहीं होंगे, कि मतलब एक एक करके आ रहे हैं सब लोग अपनी बारी बारी और टोकन से ले रहे हैं। सो कॉमन इन टोकन रिंग नेटवर्क, किसमें काम आता है, टोकन रिंग नेटवर्क में कॉमन है। पोलिंग, वही मास्टर डिवाइस वाला। रैंडम एक्सेस देखो, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, तो अभी रैंडम एक्सेस नहीं पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है ना, अलोहा प्रोटोकॉल्स लाइक अलोहा एंड इट वेरिएंट्स अलाउ डिवाइसेस टू ट्रांसफर डेटा इन रैंडम टाइम्स। अब रैंडम टाइम्स में कर देते हैं। डिवाइस मॉनिटर द मीडियम फॉर कोलिजन्स, और डिवाइस इसमें वो कर रहा होता है, हमने सबको बोल दिया कि भाई भेज दो तुम्हें जब भी भेजना है। और फिर क्या करता है, रीट्रांसमिटेड इफ नेसेसरी। तो मतलब अगर कुछ भी करप्शन होता है, कुछ भी होता है, एरर आती है, तो ये रीट्रांसमिट भी कर देता है, ज़रूरत पड़ती है तो ये कौन करता है, डिवाइस मॉनिटर कर रहा होता है। देखो सिंपल है, सूटेबल है फॉर लो ट्रैफिक सिनेरियोज, कि जहाँ पे ज़्यादा भीड़ आ नहीं रही, तो रैंडम भेज भी, तो मान लो 2 ही लोग हैं, रैंडम 2 या 3 लोग हैं, तो वो रैंडम भेज भी रहे, तो इतना कोलिजन होगा नहीं। तो हाउएवर इट कैन लीड टू हायर कोलिजन रेट्स, लेकिन इसकी वजह से कोलिजन रेट हायर हो सकते हैं। मान लो तीनों एक टाइम पे भेजे जा रहे हैं, तो ऐसे करके। अब देखो IEEE स्टैंडर्ड फॉर LANs। देखो 803 एथरनेट एंड 80.11 वाईफाई। सो यार जो हमारा IEEE है हमारा, हैज़ सॉरी यार, हैज़ डेवलप्ड, सो हैज़ डेवलप्ड, एक मिनट, सेवरल स्टैंडर्ड्स फॉर लैंड्स एंड वायरलेस लोकलिटी नेटवर्क्स। इनके लिए ना काफ़ी स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, ताकि क्या कर सके, हम इंश्योर कर सके इंटरऑपरेटिबिलिटी एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन। उसके लिए हमने काफ़ी स्टैंडर्डाइज कर दिया हर चीज़ को ना। जैसे कि यार हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि जो भी लेंथ है मेजर होगी वो सेंटीमीटर में होगी। तो अब कोई भी हमें बोल रहा है ना कि 10-15, तो हमें पता है यार ये उसमें है, सेंटीमीटर में है। तो स्टैंडर्डाइज का फ़ायदा ये होता है, अलग अलग यूनिट की जगह हमने एक यूनिट को वो कर दिया, राइट। अब देखो एक सेकेंड, सब हम आगे देखते हैं। तो 2 ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट IEEE स्टैंडर्ड इन कॉन्टेक्स्ट आर, एक तो ये हमारा, इसको हम इथरनेट बोलते हैं और फॉर वायर्ड लैंस, और ये हमारा वाईफाई फॉर वायरलेस लैंस। तो इसका भी ओवरव्यू बता रखा है हमें, देखो एक एक करके इसको पढ़ते चलते हैं। तो ये हमारा क्या है, देखो IEEE 8.2 802.3, ये क्या है, इथरनेट फॉर लैंस। सो डेफिनेशन, कॉमनली रेफर टू एज इथरनेट। ठीक है, हमारा क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, कि वायर्ड लैन के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना है ना। तो कॉमनली रेफर टू एज एथरनेट, लाइक मोस्टली लाइक यूज इन लैन टेक्नोलॉजी फॉर वायर्ड। एक तो वायर्ड होनी चाहिए और एक लैन होनी चाहिए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इट डिफाइंस द फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल एंड इज नोन फॉर इट्स रिलायबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। तो ये क्या करता है, फिजिकल और डेटा लिंक लेयर को डिफाइन करता है। जो हमारी OSI मॉडल में हमने डिफरेंट लेयर पढ़ी थी, तो उनकी 2 लेयर को डिफाइन करता है, और ये किसके लिए जाना जाता है, अपनी रिलायबिलिटी और सिंप्लिसिटी के लिए। अब इसकी की फीचर्स देखिए हम लोग। तो देखो इसकी की फीचर्स में हमारा क्या आता है, कि ये वही CSMA CD, जो हमने पढ़ा था ऊपर की, मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन डिटेक्टेशन एज इट एक्सेस मेथड की, एक्सेस मेथड के लिए ये इसको यूज़ करता है। हाउएवर मॉडर्न इथरनेट फैसिलिटी, सॉरी मॉडर्न एथरनेट नो यार, मॉडर्न एथरनेट नेटवर्क्स सच एज गीगाबाइट एथरनेट, 10 गीगाबाइट एथरनेट टिपिकली यूज फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन विदाउट कोलिजन डिटेक्शन। तो इसमें क्या होता है ना, कि जो नए जो आई हैं
मॉडर्न एथरनेट टेक्निक्स हैं, या सॉरी मॉडर्न नेटवर्क्स हैं, लाइक गीगाबाइट नेटवर्क एथरनेट हो गया, 10 गीगाबाइट हो गया। तो क्या है ये टिपिकली यार फॉर फुल ड्यूप्लेक्स, हमने पढ़ा था फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है, मतलब दोनों तरफ से आ जा रहा है ना, विदाउट कोलिजन डिटेक्शन, तो वो यूज़ कर पा रहे हैं बिना कोलिजन डिटेक्शन के। तो देखो डेटा लिंक लेयर क्या होता है हमारा, इसमें क्या है कि ऑपरेट्स एज द डेटा लिंक लेयर लेयर 2 ऑफ द ओएसआई मॉडल एंड यूजेस मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस टू आइडेंटिफाई डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। सो कॉपर एंड फाइबर पे आए अगर हम, तो देखो कॉपर एंड फाइबर क्या है, एथरनेट सपोर्ट्स वेरियस फिजिकल मीडिया इंक्लूडिंग ट्विस्टेड पेयर कॉपर केबल्स, ठीक है, कैट फाइव और फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। फ्रेम हमारा क्या आ गया, फ्रेम फॉर्मेट क्या है इसका, कि एथरनेट फ्रेम्स कंटेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, क्या करते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन कंटेन करता है, मैक एड्रेसेस, ठीक है, टिपिकल फील्ड स्पेसिफाइंग द अपर लेयर प्रोटोकॉल, क्या करा हुआ एक टिपिकल फील्ड भी होती है इसमें जो स्पेसिफाई कर होती है अपर लेयर प्रोटोकॉल को, लाइक IPv4 IPv6 एंड द डेटा पेलोड। तो अगर हम इसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स देखें तो इसके वेरिएंट्स में क्या है, ये हमारा हो गया एथरनेट, मतलब कि ये 10 100 1000 से लेकर 10G 25G, जी क्या है गीगाबाइट्स, 40G 100G। तो एथरनेट हैज इवॉल्व टू सपोर्ट वेरियस स्पीड्स इंक्लूडिंग 10 Mbps 100 Mbps से 1 GB 10 GB ऐसे करके, और हायर डेटा वो। तो एथरनेट क्या है, एथरनेट स्विचिंग, मतलब ये एथरनेट के लिए हम समझ आएगा ना, वेरिएंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। एथरनेट स्विचिंग क्या है, एथरनेट स्विचिंग आर कॉमन इन मॉडर्न नेटवर्क्स, जो आज के नेटवर्क है उसके लिए, ताकि ये क्या कर सके, हाई स्पीड प्रोवाइड कर सके, और कोलिजन फ्री कम्युनिकेशन बाय लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग फ्रेम्स बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, ताकि जो है कोलिजन फ्री हमारा कम्युनिकेशन हो बाय लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग फ्रेम्स बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, किसकी भी मैक एड्रेस के बेस से भेजेगा। अब हम इसका वाईफाई वाले के लिए देख लेते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड है कॉमनली रेफर टू एज वाईफाई, है ना। यार अगर मैं इसकी वो बताऊँ, हमारे जो है डिसएडवांटेज क्या होते हैं ना यार, देखो कि शेयर्ड मीडिया है, यहाँ पे शेयर्ड मीडिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ना हाई ट्रैफिक में जो है ना परफॉर्मेंस क्या होता है, डिक्रीड होती है। अगर लो ट्रैफिक है तब तो काम चल जाएगा, लेकिन हाई वो होती है तो हमारी परफॉर्मेंस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। बाकी ये सिंपल रिलायबल है, ये तो पढ़ ही लिया, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है इवन, है ना। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज याद कर लेना। तो देखो फॉर स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लैंस, सो इट डिफाइंस हाउ डिवाइसेस कम्युनिकेट ओवर रेडियो फ्रिक्वेंसी विदाउट द नीड ऑफ फिजिकल केबल्स। तो क्या होगा यहाँ पे, बिना हम लोग क्या करते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी कर रहे हैं यूज़, है ना, तो बिना कोई फिजिकल केबल का यूज़ किए। सो वाईफाई एनेबल्स इंटरनेट एक्सेस नेटवर्किंग एंड डिवाइस कनेक्टिविटी, यार सबके घर में वाईफाई होगा ही ना। तो वही चीज़ है ये वाईफाई की, मतलब हम बिना हम कोई तारे वारे लगा के थोड़ी कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको बिल्कुल वायरलेसली यूज़ कर पा रहे हैं। तो हमारे इस स्टैंडर्ड का पर्पज़ क्या था, हमारी जो वायरलेस लैंस है उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना, ठीक है ना। अब इसके की फीचर्स देखते हैं। तो वायरलेस कम्युनिकेशन की क्या करता है, वाईफाई यूजेस रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन डिवाइसेस, सो इट ऑपरेट्स इन अनलाइसेंस फ्रीक्वेंसी, लाइक ये 2.4 गीगाहर्ट्ज, है ना, या फिर 5 गीगाहर्ट्ज, इसमें वो करता है। ये मतलब वो हमारे 5G और 2.5G वो नहीं है ये, कि आप उसको सोचो 4G 3G, नहीं, ये अलग चीज़ होती है। देखो व्लैन कम्युनिकेशन क्या हो गया, कि वाईफाई नेटवर्क टिपिकली कंसिस्ट ऑफ एक्सेस पॉइंट्स, किसके कंसिस्ट होते, क्या होते हैं इनमें, एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, दैट प्रोवाइड वायरलेसली कनेक्टिविटी टू क्लाइंट, लाइक जैसे हम लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, IoT डिवाइस हो गया, तो उनको वायरलेस कनेक्टिविटी दे पाए। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे एक्सेस पॉइंट्स होते हैं इसमें। सिक्योरिटी फीचर्स इसके क्या हो गए हमारे, कि देखो वाईफाई स्टैंडर्ड्स इंक्लूड वेरियस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, लाइक हमारा VEP हो गया, WPA या जैसे कोई भी आप देखते हो ना वाईफाई का वो आ रहा होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ इसका, तो उसके आगे वो लिखा होता है ना कि इसे प्रोटेक्टेड बना आ रहा होता है, और वो ये क्या होता है, सिक्योरिटी उसके लिए ही होता है ये, है ना। अब नेक्स्ट देखो मल्टीपल स्टैंडर्ड क्या है, कि अब ये भी जो है ना इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे कि इसका B क्लॉज भी आ गया, GN और AC ऐसे करके, ताकि हम डेटा रेट्स को इम्प्रूव कर सके, रेंजेस को, नेटवर्क एफिशिएंसी को भी। तो इसके अलग अलग वेरिएंट्स का देखते हैं। इसमें क्या हुआ, एक मीमो करके हमने इंट्रोड्यूस किया, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मतलब मल्टीपल इनपुट कर पाए और मल्टीपल आउटपुट कर पाए। अब ये देखो फिर एक और वाईफाई 5 जब हमारा आया, तो एनहांस इसमें क्या किया हमने, स्पीड और परफॉर्मेंस एनहांस की, इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर मल्टी यूज़र मीमो। तो यहाँ पे सिंगल यूज़र के लिए मल्टी यूज़र अगर मल्टी इनपुट और मल्टी आउटपुट कर पा रहा है। वाईफाई 6 देखें तो प्रोवाइड्स हायर डेटा रेट्स लोअर लेटेंसी। हमारा लेटेंसी क्या होता है, लेटेंसी ना, जैसे अगर उसको हम नाम से ही समझे, लेटेंसी यानी कि डिले होने की जो वो है उसकी, मतलब जो डिले हो रहा है वो चीज़ ना हो, तो लोअर कर देते हैं उसको लेटेंसी को, और बेटर परफॉर्मेंस देते हैं कंजेस्टेड इन्वायरमेंट में। कंजेस्टेड मतलब बहुत सारे एक साथ में वो कर रहे हैं ना, डील कर रहे हैं, तब बहुत सारे डिवाइसेस हैं हमारे, तब
देखो 6E आ गया कि एन एक्सटेंशन ऑफ वाईफाई 6 दैट यूटिलाइजेस 6 GHz बैंड फॉर इवन ग्रेटर कैपेसिटी एंड लेस इंटरफेरेंस। ये कैपेसिटी हमारी ज़्यादा हो और इंटरफेरेंस कम हो। अब हम अगर इसकी आगे देखें तो देखो ये जो दोनों है ना हमारे आर इंटीग्रल टू मॉडर्न नेटवर्किंग। मॉडर्न नेटवर्किंग के लिए क्या है हमारे इंटीग्रल है, ऑफरिंग वायर एंड वायरलेस, मतलब दोनों अपने अपने उसके लिए वायर और वायरलेस वो दे रहे हैं टू केटर अ वाइड रेंज ऑफ नेटवर्किंग स्पीड, ताकि हम एक वाइडर रेंज ऑफ नेटवर्किंग स्पीड से वो कर पाएँ डिपेंडिंग ऑन आर नीड और वो। सो द चॉइस बिटवीन डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक नेटवर्क डिज़ाइन, कवरेज एरिया और डिवाइस मोबिलिटी। ठीक है, अगर मान लो आपके पास पीसी से सेटअप है, हम उसे बार बार तो मूव नहीं कर सकते ना, तो उसमें मान लो अगर वाईफाई वो डला हुआ है तो फिर तो वो ईजी हो जाएगा, वरना आपको केबल से कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो देखो हाई स्पीड लैंड्स क्या हो गए, हाई स्पीड लैंड्स यानी कि हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क रेफर टू द नेटवर्किंग एनवायरमेंट्स दैट आर डिजाइन टू प्रोवाइड, देखो नाम से है ना हाई स्पीड, तो फास्ट डेटा ट्रांसमिशन वो हो विद इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है और उसी में जो है हाई वो, तो हाई स्पीड लैंड्स उसको रेफर करते हैं। लाइक बिल्डिंग कैंपस, मतलब फिर कॉलेज का वाईफाई बहुत वो है तो फास्टर डेटा ट्रांसमिशन के लिए, या फिर कोई डेटा सेंटर है उसके लिए। सो क्या है क्रूशल है, ताकि जो है ना इंक्रीजिंग डिमांड्स है हमारी आजकल जो बैंडविड्थ और परफॉर्मेंस के लिए, उससे डील कर पाए, लाइक पर्टिकुलरली बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो हाई स्पीड लैंड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स, है ना, एंड इंश्योर लो लेटेंसी, ताकि डिले कुछ भी ना हो, एकदम टाइमली सब कुछ डेटा ट्रांसमिशन हो जाए। तो इसके की एक्सपेक्ट्स और टेक्नोलॉजीज बता रही है जो भी एसोसिएटेड है इससे। तो इथरनेट क्या है, हाई स्पीड लैंड्स ऑफन रिलाई ऑन इथरनेट टेक्नोलॉजी। जो हमारे हाई स्पीड है किस पे टेक्नोलॉजी पे लाई करते हैं, इथरनेट टेक्नोलॉजी, विच हैज़ इवॉल्व टू ऑफर वेरियस स्पीड्स, जो कि इवॉल्व हुई है, जो हमने ऊपर पढ़ा ना कितने कितने अलग अलग स्पीड ये दे रही है। देखो 1 GB तक, पर ये 10 MBPS से लेकर अब कहाँ तक दे रही है, 40, 100, इवन 100 GB तक। तो क्या दीज हाई इथरनेट वेरिएंट अलाउज डेफिनेशन अलाउ एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन या ट्रांसफर विद लैन एनवायरमेंट्स। तो जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, हम लोग वो एफिशिएंटली डेटा वो कर पा रहे हैं। अब देखो फाइबर ऑप्टिक का देखते हैं, ऑप्टिक फाइबर जो भी है, टू अचीव हाई रेट डेटा मेनी हाई स्पीड लैन यूजेस ऑप्टिक फाइबर केबलिंग। तो क्या करता है, स्पीड बढ़ाने के लिए लोग ऑप्टिक फाइबर केबलिंग यूज़ करते हैं। ऑप्टिक फाइबर जो है बहुत अच्छे उस पर हाई स्पीड पे डेटा भेज देती है और ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉपर केबलिंग, है ना। तो अब देखो स्विचिंग क्या हो गया, मतलब कॉपर केबलिंग से भी जल्दी स्विच कर वो ट्रांसफर कर पाते हैं। स्विचिंग में देखो ये क्या है, फंडामेंटल कंपोनेंट है हाई उसमें लेवल, सॉरी यार, लोकल एरिया नेटवर्क में, हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क में दे प्रोवाइड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट वो करते हैं, ताकि इंश्योर करते हैं ताकि डेटा जो है ना जहाँ पे हम भेज रहे हैं, स्विचेस उसमें हेल्प करते हैं, जहाँ पे हम भेज रहे हैं सीधा वही जाए, ताकि कोलिजन ना हो, और एनहांस करते हैं नेटवर्क परफॉर्मेंस को। हमारा आ गया वर्चुअल लैन। तो देखो लैन आर यूज टू सेगमेंट लैन इनटू मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क एनेबलिंग इम्प्रूव नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड सिक्योरिटी। यार वर्चुअल याद है ना, हमने उसमें पढ़ा था वर्चुअल मेमोरी में भी, कि वर्चुअल क्या होता है, लाइक आभास टाइप, है ना, मतलब एक्चुअल में है नहीं, लेकिन क्या होता है देखो, LAN आर यूज टू सेगमेंट LAN इनटू मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क, हम उसको मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क कर देते हैं वर्चुअली, ताकि हम क्या होता है कि ये इनेबल करता है हमें, हम नेटवर्क की ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी दोनों को इम्प्रूव कर पाते हैं। तो दे आर एसेंशियल इन लार्जर हाई स्पीड लैंड, तो जो और बड़े बड़े मतलब बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वो कर पाए। QoS क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो ये जो QoS मैकेनिज्म है आर एम्प्लॉयड टू प्रायोरिटाइज, ये मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं किस लिए, टू प्रायोरिटाइज स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेटवर्क ट्रैफिकिंग। तो प्रायोरिटाइज कर पाए किसको, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, है ना, नेटवर्क ट्रैफिक। सो इंश्योरिंग दैट टाइम सेंसिटिव डेटा, तो हम इंश्योर कर पाए टाइम सेंसिटिव डेटा को, लाइक हमारा वॉइस हो गया, वीडियो जो है टाइम सेंसिटिव, समझ रहे हो ना, जो टाइम से रिलेटेड है। सो रिसीव द नेसेसरी बैंडविड्थ एंड लो लेटेंसी। नेक्स्ट हमारा आ गया वाईफाई। भाई यार लो लेटेंसी और वो नेटवर्क बैंडविड्थ बता दिया ना। देखो वाइल वाईफाई इज ऑफन associated with wireless network, it can also provide high speed LAN connectivity using technologies like Wi-Fi 5 या Wi-Fi 6। these standard offer increased data rates and, मतलब हमें पता है कि वायरलेस के लिए यूज़ होता है, लेकिन स्टिल हम इसको जो है ना वो उसमें लैन में यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम इसे हाई स्पीड उसकी और अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी आगे Wi-Fi 5 और Wi-Fi 6 ऊपर देखा ना वो चीज़। नेटवर्क मैनेजमेंट क्या हो गया, कि रिक्वायर क्या करता है, ये एक रोबस्ट जो हाई स्पीड लैन है, ये एक बहुत ही तगड़ा मतलब मांगता है कि नेटवर्क मैनेजमेंट, ताकि सारे मैनेजमेंट टूल्स ताकि मॉनिटर कर पाए, ऑप्टिमाइज कर पाए। या तो हाई स्पीड प्रोवाइड करनी है तो एक मतलब अच्छा सिस्टम, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए तभी तो कर पाएंगे ना। तो नेटवर्क मैनेजमेंट हेल्प्स इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन एंड मिनिमाइज डाउन टाइम, डाउन टाइम हमारा मिनिमाइज हो जाए। रिडंडेंसी क्या हो गया, कि रिडंडेंट कंपोनेंट एंड
फेल ओवर मैकेनिज्म आर ऑफन इम्प्लीमेंटेड इन, ये रिडंडेंट कंपोनेंट्स या फेल ओवर मैकेनिज्म लगाते हैं ताकि हम इसकी एनहांस कर पाएँ रिलायबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस भी, मतलब कहीं पे भी ये फेल हो रहा है तो हम उसे हैंडल कर पाएँ। सो इससे क्या होता है ना, दिस इंश्योर्स नेटवर्क आउटरीच आर मिनिमाइज, इसकी वजह से नेटवर्क आउटरीच जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं। और क्या होता है, क्रिटिकल किसके लिए रहता है, बिजनेस, क्रिटिकल फॉर बिजनेस, क्रिटिकल एप्लीकेशन, जो भी बिजनेस से रिलेटेड एप्लीकेशन है जहाँ पे मतलब बहुत मैटर करती है स्पीड और टाइम, तो वहाँ पे देखो जंबो फ्रेम्स क्या हो गया कि सम हाई स्पीड लैन मेक यूज़ ऑफ जंबो फ्रेम्स। ठीक है, जंबो फ्रेम्स का यूज़ करते हैं जो कि क्या होता है, विच आर लार्जर देन स्टैंडर्ड एथरनेट फ्रेम्स, जो कि क्या है हमारे लार्जर है स्टैंडर्ड एथरनेट फ्रेम से। तो जंबो फ्रेम्स कैन रिड्यूस ओवरहेड एंड इम्प्रूव डेटा, मतलब जंबो नाम समझ में आ रहा है ना, बड़े बड़े फ्रेम्स। तो ये जो है ना, कुछ कुछ जो हमारे हाई स्पीड लैन होते हैं ये जंबो बड़े बड़े फ्रेम्स का यूज़ करते हैं, जो कि जो स्टैंडर्ड एथरनेट फ्रेम्स से उससे बड़े होते हैं, मान लो ऐसे फ्रेम उससे बड़ा फ्रेम है। तो ये क्या करते हैं, ओवरहेड को रिड्यूस करते हैं और क्या करते हैं, डेटा की ट्रांसफर की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। ऑब्वियसली ज़्यादा अमाउंट में वो भेजेंगे तो फिर वही है ना, फ्रेम्स के थ्रू देखो जल्दी जल्दी जाएगा और एफिशिएंटली। 10G बेस्ड, ठीक है, टी, ये क्या एक हाई स्पीड एथरनेट स्टैंडर्ड है दैट क्या करते हैं, कॉपर केबलिंग यूज़ करता है, लाइक कैट 6A और ये कैट 7, ताकि 10 GB पर सेकेंड डेटा को सपोर्ट कर पाए। ठीक है, इट इज़ कॉमनली यूज फॉर हाई स्पीड लैन इन डेटा सेंटर्स एंड एंटरप्राइज नेटवर्क, जो भी हमारे डेटा सेट जहाँ पे हाई स्पीड की ज़रूरत है वहाँ पर ये वो कर पाए। ठीक है ना, ये अलग अलग टाइप के वो है हमने पढ़े। तो डेटा सेंटर लैन क्या हो गया, तो हाई स्पीड स्पेशली रिलेवेंट इन डेटा centers where massive amount of data needs to be efficiently managed and transmits, like high gigabit, ये जो हमारा कहाँ पे होता है, डेटा सेंटर्स वगैरह, एंटरप्राइज या फिर बिजनेस या कैंपस जहाँ पे भी हमें ज़रूरत है ना, वहाँ पे हम इस यूज़ करते हैं। तो ये बता रखा है डेटा उसमें क्या होता है। अब हम फटाफट आ देते हैं टोकन रिंग और बस में। टोकन बस, टोकन रिंग ये क्या है, दो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है ओल्ड दैट आर यूज फॉर लैन इन द पास्ट, जो पास्ट में लैन के लिए यूज़ होती थी। तो ये किस पे बेस्ड है, टोकन पासिंग, ऊपर पढ़ा था ना टोकन वाला सिस्टम, जो टोकन टोकन है उसके लिए। तो ये मेथड है फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू द नेटवर्क मीडियम, ताकि हम एक्सेस कंट्रोल कर पाए। जैसे हम ऊपर पढ़े थे यार कि टोकन देते हैं, तो उसके दोनों का ओवरव्यू है, अब देखते हैं। तो देखो टोकन रिंग में हमारा क्या है, डेफिनेशन पे आते हैं, ये क्या टाइप की लैन टेक्नोलॉजी है, लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जहाँ पे जो है डिवाइस को ना हम कनेक्ट करते हैं एक फिजिकल रिंग में, मतलब रिंग जैसे हमने पढ़ा था रिंग टोपोलॉजी, तो उसमें तो या फिर स्टार वायर्ड रिंग टोपोलॉजी, मतलब रिंग के उसमें कर दिया, और एक टोकन इज कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेटेड अराउंड द नेटवर्क एंड अ डिवाइस कैन ओनली ट्रांसमिट डेटा व्हेन इट होल्ड्स अ टोकन। देखो जैसे कि यार मान लो कि ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, हमने उसको एक टोपोलॉजी में लगा दिया, रिंग टोपोलॉजी में, और क्योंकि इसके पास टोकन है, अब ये डेटा ट्रांसमिट करेगा, फिर टोकन जो आगे पास हो गया, फिर आगे आगे वो यार गेम नहीं होती कि जिसमें हम वो कर रहे होते हैं यार, आगे आगे जिस पर भी आएगा फिर उसकी टर्न होती है, काइंड ऑफ वैसे समझ सकते हो उसको, है ना। ऑपरेशन क्या हो गया, डिवाइसेज आर कनेक्ट इन अ फिजिकल रिंग, तो हम क्या करते हैं इसको एक फिजिकल रिंग में कनेक्ट कर लेते हैं, बट द एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन कैन अकर इन स्टार वाइड कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जो ये मतलब हम फिजिकल रिंग में से वो तो कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डेटा ट्रांसफर होता है वो किस में होता है, स्टार वायर कॉन्फ़िगरेशन में। तो देखो और टोकन, मतलब टोकन क्या है, हमारा एक स्पेशल डेटा पैकेट सर्कुलेट्स ऑन द नेटवर्क, जो कि हमारा उस पर पूरे नेटवर्क में सर्कुलेट होता है। ओनली द डिवाइस होल्डिंग द टोकन कैन ट्रांसमिट डेटा, है ना, जिसके पास टोकन है वही ट्रांसमिट कर पाएगा डेटा। सो व्हेन अ डिवाइस कंप्लीट ट्रांसमिशन, जब वो एक ट्रांसमिशन नहीं कंप्लीट कर देता है, वो टोकन आगे पास कर देता है ना, छोड़ देता है, अलाउिंग द नेक्स्ट डिवाइस इन द रिंग टू एक्सेस द नेटवर्क, है ना, मतलब मेरी बारी हो गई, अब तुम टोकन लो, अब तुम आगे जाके वो करो। एडवांटेज क्या होगी, प्रिडिक्टेबल एक्सेस, जैसे मान लो लाइन वाइज लोग बैठे हैं, एक एक करके टोकन आते जा, तो हमें पता चलता है यार इसका टोकन आने वाला है, इसकी बारी आने वाली है। So since devices must wait for the token to collision are minimized, हम मिनिमाइज कर देते हैं कोलिजन एज मच एज पॉसिबल। फेयरनेस है, ये टोकन जो है सबको मिल रहा है, फेयर एक्सेस, है ना, टोकन रिंग प्रोवाइड्स फेयर एक्सेस। रिलायबिलिटी भी है, इट इज़ नोन फॉर इज रिलायबिलिटी एज इट एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा कोलिजन। रिलायबल की कोलिजन कम हो रहा है। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि स्लोअर एडेप्टेशन है, कि टोकन रिंग हैड स्लोअर एडॉप्शन कंपेयर टू द इथरनेट, जो हम इथरनेट हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो ये उससे स्लोअर है थोड़ा, ठीक है ना। और मोर कॉम्प्लेक्स केबलिंग, इसमें क्या होती है, कॉम्प्लेक्स केबलिंग हो जाती है। सेटिंग अप अ फिजिकल रिंग नेटवर्क कुड बी मोर कॉम्प्लेक्स एंड एथरनेट स्टार टोपोलॉजी, वो भी हमारी वाइडर, वो भी, तो इसमें क्या है ना, फिजिकल रिंग सेटअप कर पाना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इंस्टेड की हम जब वो उसकी स्टार टोपोलॉजी हम वो कर रहे होते हैं। देखो लिमिटेड, एक बार देखो लिमिटेड स्केलेबिलिटी, कि टोकन रिंग नेटवर्क हैज़ लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी, मतलब इसमें हम लिमिटेड उसको ही डील कर पाते हैं एक बार में, ज़्यादा स्केलेबल ये चीज़ है नहीं। टोकन बस देखो यार, बस टोपोलॉजी हम पढ़ चुके हैं ना, तो टोकन बस हम देखो यार सेम बस टेक टोपोलॉजी यूज़ हो रही होगी, लेकिन अब इसमें टोकन सिस्टम आ गया।
तो देखो वही एक और लैंड टेक्नोलॉजी है। दो टर्म्स इसमें यार देखो, टोकन वाली और बस वाली को यूज़ हुआ है। तो टोकन रिंग की जगह आप क्या हो रही है, हम बस का यूज़ करें, जो बस टोपोलॉजी हमने पहले पढ़ी हुई है यूनिट 1 में। तो इसमें क्या होता है, डिवाइसेस को हमने एक लीनियर बस टोपोलॉजी में, जैसे वो बस वाला था यार हमारा सिस्टम, है ना, वैसे से वो बस की उसमें हमने वो कर लिया। अब क्या हो रहा है, टोकन बस की उसमें जा रहा है ना। फिर क्या हो रहा है, तो जिसके पास टोकन है वही एक्सेस कर पाएगा डेटा। तो डेटा जब ट्रांसमिट हो जाता है तो टोकन अगले के पास चला जाता है, डन। फिर एडवांटेज से क्या हो गया, सिंपल केबलिंग और वही सब। टोकन बस भी वही करिए, प्रेडिक्टेबल एक्सेस, राइट। डिसएडवांटेज क्या हो गया, स्लोअर एडॉप्शन, लिमिट स्केलेबिलिटी और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। सो लीनियर बस टोपोलॉजी मेड इट लेस फ्लेक्सिबल फॉर द नेटवर्क एक्सपेंशन। तो यार अगर हम बहुत बड़ा नेटवर्क बना रहे तो टोकन टोकन आते आते तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो बहुत ही सोचो स्लो हो गया, ऊपर से फ्लेक्सिबिलिटी भी इसकी क्या हो गई, लोअर हो गई। तो बोथ जो है ना, ये अर्ली अटेम्प्ट से हमारे टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम ऑफ मीडियम एक्सेस कंट्रोल, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ है कि हाउएवर दे वर लार्जली सुपर सीडेड बाय द इथरनेट। लेकिन जो है ना, इथरनेट ने इनको सुपर सीड कर दिया, जो कि बहुत ही हायर स्पीड दे रहा है और ईजियर स्केलेबिलिटी है उसकी, मतलब मल्टीपल यूजर्स भी एक साथ, बहुत कॉन्करेंट यूजर भी साथ में काम कर सकते हैं। तो इथरनेट्स डोमिनेंट पोजिशन इन द लैन मार्केट लेड इट्स वाइड स्प्रेड एडॉप्शन। इसकी वजह से लोग आज क्या यूज़ करते हैं, एथरनेट यूज़ करते हैं, जबकि टोकन बस और ये टोकन ही बहुत ही कॉमन, मतलब बहुत ही लेस यूज़ हो गए ओवर टाइम, है ना। टोकन बस का आगे बता रखा है देखो, अब ये इसका ये बता रखा है, टोकन स्टेशन 1 स्टेशन 2 स्टेशन, ये बस वाले में है ना। पहले इसके पास टोकन है, टोकन इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर हमारे इधर से इधर जाएगा, एंड फिर इधर से इधर, एक एक करके टोकन पास हो रहा है, और फिर स्टेशन के हिसाब से वो हो रहा है। और फिर ये मतलब उसी का बता रखा है, और ये हमारा रिंग का बता रखा है, टोकन इधर से गया स्टेशन 1 स्टेशन 2 ऐसे करके टोकन पासिस अराउंड था वो, है ना। इसको ना कंपेयर करके भी बता रखा है, इनकेस अगर आ जाए कंपेरिजन, तो इसका आप वो पॉइंट्स पढ़ सकते हो। मैंने यार एक को डिटेल में पढ़ा दिया। ये हमारा क्या है, ये क्लास पढ़ लेते हैं, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेरेंस बेस्ड लैन। तो इसमें क्या होता है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड, नाम समझ रहे हैं, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ये क्या है, हमारा एक हाई स्पीड रोबस्ट और रिलायबल टेक्नोलॉजी है, यूज फॉर बिल्डिंग लैंड्स एंड मैन्स। जो हमारे मेट्रो ये जो लैंड और मैन में यूज़ होती है वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। FDDI इज़ पर्टिकुलरली वेल सूटेड फॉर एनवायरनमेंट जहाँ पे हाई डेटा हमें ट्रांसफ़र करना है। ये यहाँ पे इस पर किससे बात आ रही है, स्पीड पे बात आ रही है ना। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि हाई स्पीड है, रोबस्ट है ना। तो फॉल्ट टॉलरेंस जहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत हो, रिडंडेंसी जहाँ पे क्रूशल हो। तो अब देखो इसका ओवरव्यू देखते हैं। टोपोलॉजीज में क्या होती है कि FDDI आर टिपिकली कॉन्फ़िगर्ड इन डुअल रिंग टोपोलॉजी, हम इसमें दो रिंग वाली टोपोलॉजी यूज़ करते हैं, डुअल रिंग। तो इट मीन्स डेटा ट्रेवल्स इन टू काउंटर रोटेटेड रिंग्स, दो काउंटर रोटेटेड रिंग्स हैं, उसमें डेटा ट्रांसफर हो रहा है। प्रोवाइड करते हैं किसको, रिडेंडेंसी को और फॉल्ट टॉलरेंस को, हम कैसे फॉल्ट को वो कर पा रहे हैं हैंडल। सो अगर एक रिंग ब्रेक भी हो जाती है तो दूसरी हम वो कर पाएंगे, यानी कि फॉल्ट टॉलरेंस क्या होगी, हमारी हाई हो गई। डेटा रेट्स क्या हो गए, कि क्या करता है, FDDI सपोर्ट्स डेटा रेट्स ऑफ 100 MBPS, मतलब 100 MBPS तक, वन ये 100 MBPS यानी कि 100 मेगाबिट्स पर स्पीड, ओ सॉरी यार, पर सेकेंड, मेकिंग इट सिग्निफिकेंटली फास्टर देन ट्रेडिशनल एथरनेट। जो हमारे पहले पुराने एथरनेट थे ना, उससे इसको ये वो कर देता है फास्टर। मीडिया क्या हो गया, FDDI यूजेस फाइबर ऑप्टिक केबलिंग, क्या करता है, ये फाइबर ऑप्टिक केबलिंग यूज़ करता है, जो कि क्या करता है, हाई बैंडविड्थ हमारी प्रोवाइड करता है। और इट इज़ इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ इंटरफेरेंस आते हैं तो ये इससे इम्यून समझो, जैसे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम होता है वैसे ही, मतलब उससे फाइट कर पाता है। सो दिस मेक्स FDDI वेल सूटेड फॉर एनवायरनमेंट जहाँ पे रिलायबिलिटी एसेंशियल है, जहाँ पे स्पीड, रिलायबिलिटी और रोबस्टनेस, ये सब चीज़ें हमें मतलब नेसेसरी है ना। तो वो देखो, टोकन पासिंग क्या है हमारा, कि सिमिलर टू टोकन रिंग की तरह क्या होता है, ये भी टोकन पासिंग यूज़ करता है। बस यहाँ पे क्या दो रिंग यूज़ हो रही है। तो क्या होता है, टोकन इज पास बिटवीन डिवाइसेस द ओनली कैन ट्रांसफर डेटा, सेम चीज़। FDDI क्या करता है, फॉर बिल्ट इन, इसमें क्या होता है, बिल्ट इन फॉल्ट टॉलरेंस होता है, कि मतलब इसमें से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, हमें ऊपर से कुछ नहीं करना पड़ता। सो इवन इफ द इवेंट ऑफ, सॉरी, इवन इन द इवेंट ऑफ केबल ब्रेक, अगर मान लो कोई केबल ब्रेक होती है, कोई और फेलियर होती है, तो नेटवर्क जो है वो कर सकते हैं यूजिंग सेकेंडरी रिंग, क्योंकि दो रिंग्स है हमारी। तो दिस रिडंडेंसी इज एसेंशियल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर हाई अवेलेबिलिटी, जहाँ पे होना है यार कि मतलब थोड़ी कम स्पीड पे भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो है ना वो मतलब वो नहीं होना चाहिए, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि बीच में डेटा रुक गया आना, वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट हमारा क्या हुआ, FDDI टिपिकली इंक्लूड मैनेजमेंट फीचर्स फॉर मॉनिटरिंग हेल्थ ऑफ नेटवर्क। ये मतलब मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं हेल्थ ऑफ द नेटवर्क और आइडेंटिफाई और आइसोलेटिंग फॉल्ट, जो भी हमारी दिक्कतें आ रही है उसको ये खुद ही मैनेज करता रहता है। तो ठीक है, स्टैंडर्ड क्या हो गए, तो जो हमारा ANSI है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एंड जो हमारा ISO हाँ ISO है, ठीक है ना, उसकी ये इन्होंने क्या कर रखा है, इसको स्टैंडर्डाइज कर रखा है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या हो गए, कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि डेटा सेंटर हो गए, फाइनेंशियल जहाँ पे हाई स्पीड चाहिए, है ना,
और रोबस्ट किस लिए होगी कि यार कि मतलब एक अगर रिंग ब्रेक हो रही है तो दूसरी उसे हैंडल कर लेगी सेकेंडरी रिंग हमारी, तो इसलिए रोबस्ट भी है। और वेयर नेटवर्क रिलायबिलिटी एंड हाई स्पीड डेटा आर एसेंशियल, जहाँ पे भी ये एसेंशियल होता है। अब इसकी डेटा लिंक लेयर की बात करें तो देखो इट ऑपरेट्स अ डेटा लिंक लेयर 2 ऑफ द, मतलब ये किस पे ऑपरेट करता है हमारा भैया, डेटा लिंक लेयर पे करता है। क्या यूज़ करता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस फॉर डिवाइस आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करता है। लेगेसी टेक्नोलॉजी देखो क्या है कि ये बहुत एक टाइम पे पॉपुलर टेक्नोलॉजी थी जो कि आजकल रिप्लेस हो गई एथरनेट से। देखो यार हमने पढ़ा कि एक तो हमने ये वाली पढ़ी FDDI, और हमने ऊपर जो पढ़ी थी एक और टोकन रिंग वाली, टोकन बस वाली, ये सब ना रिड्यूस होती है, मतलब एक टाइम पर होंगी पॉपुलर जब नई नई शुरू शुरू में आई थी। लेकिन जब से एथरनेट आया है तो वही मोस्ट मॉडर्न यूज है हमारा, क्योंकि एथरनेट की वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हो गई, क्योंकि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, एक रिलायबल है, सिंपल है ना, और भी उसकी जो अदर फीचर्स हमने ऊपर पढ़े कि टोकन वाला सीन ही नहीं है तो अडॉप्शन स्लो नहीं, एकदम हर चीज़ फास्ट फास्ट है ना। देखो ऐसे डुअल रिंग, कि एक रिंग मान लो ये वाली फेल भी हो गई तो दूसरी रिंग की मदद से हम लोग कर पा रहे हैं ऐसे की टर्मिनल। ये डायग्राम यार बनाया ना थोड़े भी ऐसे ही, है ना, कि ऐसे डिवाइस बना दिया और दो रिंग बना दी, तीन डिवाइस बना के दो दो रिंग बना दी, उनको कनेक्ट कर दिया, ऐसे करके बनाया ना, ठीक है। अब देखो नेटवर्क डिवाइसेस, रिपीटर्स, हब, स्विच, ये क्या होता है देखो, these network devices play essential role in connecting and managing data traffic within a LAN। जब हम LAN की बात कर रहे थे तो ये डिवाइसेस हमारे हेल्प करते हैं ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ और मैनेज कर पाए डेटा ट्रैफिक को विद इन अ लैन। तो ईच डिवाइस हैज़ अ स्पेसिफिक फीचर्स, हर एक उसकी स्पेसिफिक फीचर और फंक्शन है जो कि हमारे एफिशिएंसी को और परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। तो रिपीटर क्या होता है, रिपीटर एक सिंपल डिवाइस होता है जो कि किस पे काम करता है, हमारा फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल, जो हमारी फर्स्ट लेयर पड़ी थी उस पर काम करता है। तो ये करता है, इट एम्पलीफाइज एंड रीजनरेट डेटा सिग्नल बिफोर सेंडिंग देम इनटू नेक्स्ट सेगमेंट। तो ये करते हैं ये जो हमारे डेटा सिग्नल है उसको भेजने से पहले क्या करते हैं, उसको एम्पलीफाई कर देता है और रीजनरेट कर देता है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ अ नेटवर्क बाय बूस्टिंग सिग्नल स्ट्रेंथ। क्या करना है इसका काम, ये फंक्शन है इसका कि एक्सटेंड कर पाए रेंज ऑफ नेटवर्क बाय बूस्टिंग इट्स सिग्नल स्ट्रेंथ। तो ये कहाँ पे काम आता है, देखो एक्सटेंडिंग केबल लेंथ। तो रिपीटर्स आर यूज्ड टू एक्सटेंड द मैक्सिमल केबल लेंथ इन द नेटवर्क, स्पेशली इन एथरनेट नेटवर्क वेयर केबल लेंथ लिमिटेशन एग्जिस्ट। जहाँ पे हम ये केबल वाला सीन होता है ना, तो वहाँ पे क्या है, ये रिपीटर हमारा हेल्प करता है उसको एक्सटेंड करने में केबल लेंथ को। और क्या करते हैं, रिड्यूसिंग सिग्नल लॉस, सो दे हेल्प इन ओवरकम सिग्नल अटेनुएशन इन लॉन्ग केबल रन्स। मतलब जो हमारे लॉन्ग केबल रन, अटेनुएशन याद है यार, एक बार ये 11th 12th में हमारा एक सब्जेक्ट था ना, उसमें अटेनुएशन था। अटेनुएशन क्या होता है, नॉइस टाइप का। तो मतलब रिपीटर का काम अगर मैं समझाऊँ इसको दोबारा से ब्रीफ में, तो इसका मतलब क्या है यार कि ये जो है ना, जो हम नॉर्मली हम वो सेंड कर रहे थे डेटा, तो उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा ताकि हम इसको और लंबे डिस्टेंस तक भेज पाए, जो कि हमारे इथरनेट में एक लिमिटेशन होती है ना, तो ये उस लिमिटेशन को वो करता है। तो इसलिए ये डिवाइस यूज़ होता है हमारा, है ना। तो अब हम आगे करते हैं, देखो हमारा नेक्स्ट है हब। तो हब इज़ ऑल्सो नोन एज अ नेटवर्क हब और एथरनेट हब, इसको क्या बोलते हैं, एथरनेट हब भी करते हैं। तो हब से हमें समझ में आ रहा होगा ना, ऑपरेट्स एट अ फिजिकल लेयर, ये भी हम फिजिकल लेयर पे काम करता है। तो एक ये सेंट्रल कनेक्टिंग पॉइंट हो गया, है ना, जैसे साइबर हब सुना होगा, है ना, तो वैसे करके कि एक काइंड ऑफ सेंट्रल हब हो गया उसके लिए फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। सो इसमें क्या रहता है, हमारा मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करने के लिए हमारा क्या है, एक शेयर्ड मीडियम है, एक शेयर्ड वो है, यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं शेयर्ड मीडियम इस हब में। तो अनलाइक अ स्विच, एक स्विच की तरह नहीं, हब डज नॉट इंटेलिजेंटली मैनेज, हमने ऊपर पढ़ा था ना यार, स्विच जो है इंटेलिजेंटली मैनेज करता है ट्रैफिक को, कैसे कैसे कहाँ ट्रैफिक जब भी होता है उसके हिसाब से। तो इंस्टेड इट ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट, ये इतना इंटेलिजेंट नहीं है यार, ये सबको वो चीज़ ब्रॉडकास्ट कर देगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि देखो अगर हम इसका समझे, यूज़ केस क्या है, स्मॉलर नेटवर्क्स, जहाँ पे छोटे छोटे नेटवर्क है ना, कि हब्स आर सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क, मिनिमल डेटा ट्रैफिक, जहाँ पे डेटा ट्रैफिक कम है उसके लिए सही है। मॉनिटरिंग एंड पैकेट कैप्चर, यानी कि दे आर यूज फॉर नेटवर्क मॉनिटरिंग, पैकेट कैप्चर, जहाँ पे जो है ना, मतलब किसके यूज़ हुआ, नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए और पैकेट कैप्चर के लिए, जहाँ पे जो है वेर ऑल नेटवर्क ट्रैफिक आर इज रिक्वायर्ड टू विजिबल, जहाँ पे सारा नेटवर्क ट्रैफिक जो है विजिबल होना चाहिए, वहाँ के लिए काफ़ी सही रहता है। तो ये क्या रहता है, इसके एडवांटेजेस अगर देखिए, ये बहुत ही सिंपल रहता है और चीप रहता है। लेकिन वही ये जो है इंटेलिजेंट नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कोलिजन ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, और कोई फिल्टरिंग भी नहीं कर रहा है, सबको सेम चीज़ दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारा आ गया स्विच, इनको ना पढ़ते जाना और याद करते जाना, है ना। तो देखो फंक्शन हमारे क्या क्या, बाकी मैं एक MRQs की वीडियो भी फटाफट भेजूंगी, तो उसे भी देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा कौन से जो है रिपीट हो रहे कौन से नहीं, बट सभी बस समझते चलो। फंक्शन क्या है कि फंक्शन जो है हमारा स्विच, सॉरी क्या बोल रहे हैं हमें,
स्विच क्या है हमारा, उसका फंक्शन क्या है कि स्विच जो है ना ऑपरेट करता है डेटा लिंक लेयर पे, मतलब हमारी जो सेकंड लेयर है, ये तो ऊपर दोनों फर्स्ट लेयर पे कर रहे थे, तो ये स्विच क्या करता है इंटेलिजेंटली फॉरवर्ड करता है डेटा टू अ स्पेसिफिक डिवाइस, ये इंटेलिजेंटली करता है, जबकि ऊपर वाले नहीं थे इंटेलिजेंट, यूजिंग मैक एड्रेस का यूज़ करके अच्छे से इंटेलिजेंटली वो करता है। तो ये मोर एफिशिएंट होता है हब से, बिकॉज दे डोंट ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल डिवाइसेस, है ना, इंस्टेड दे क्रिएट मैक एड्रेस टू मेक फॉरवर्डिंग डिसीजन। तो यूज़ किसके क्या हो गए, लार्जर नेटवर्क के लिए बढ़िया है, ऊपर वाला स्मॉल के लिए था ना, हब जो था हमारा मल्टीपल डिवाइसेस यूज एफिशिएंसी, रिड्यूस नेटवर्क कंजेशन, तो इससे क्या हो गया कि मिनिमाइज कर दिया इसे नेटवर्क कंजेशन को बाय सेंडिंग डेटा टू इंटेंडेड रिसिपेंट, जहाँ पे हम जिसे भेजना चाह रहे हैं सिर्फ उसी को जाए, कुछ कंजेशन ना हो। और लैन सपोर्ट क्या हो गया कि जो वर्चुअल लैन है उसको भी सपोर्ट करता है, स्विचिंग, है ना। ब्रिज क्या हो गया, ब्रिज का देखते चलते, ब्रिज हमारा हो गया, ब्रिज ऑपरेट, ये भी हमारा उसके लिए यूज़ होता है। अब ब्रिज का पर्पस क्या रहता है ना, ये दो लैन नेटवर्क नाम से समझ में आ रहा है ना, ब्रिज कर रहा है, तो इट इज़ यूज टू कनेक्ट एंड फिल्टर नेटवर्किंग बिटवीन टू और मोर, तो दो या दो से ज़्यादा को ये मैप या मतलब ब्रिज टाइप कर रहा है, ठीक है, कनेक्ट करके और फिल्टर करता है ना, फिल्टर ट्रैफिक एंड कनेक्ट। तो इट इज़ प्राइमरली यूज टू डिवाइड अ नेटवर्क इनटू स्मॉलर सेगमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको पर्टिकुलरली इसका काम क्या रहता है कि नेटवर्क को छोटे छोटे सेगमेंट में बांट दिया, ताकि जो है ना वो ब्रॉडकास्ट डोमेन को रिमूव कर सके, रिड्यूस कर सके और इम्प्रूव कर सके हमारी नेटवर्क परफॉर्मेंस को। तो यूज़ केस में अगर हम आए तो इसका क्या करते हैं, सेगमेंटिंग का नेटवर्क, अभी पढ़ा ना नेटवर्क को ऊपर बांट देता है, तो ब्रिजेज आर यूज टू डिवाइड लार्ज नेटवर्क इनटू सेगमेंट्स लाइक टू सॉरी इनटू सेगमेंट्स, मतलब क्या क्या बड़े से नेटवर्क को सेगमेंट छोटे छोटे उसमें बांट दिया, ताकि हम क्या कर सकें ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके और रिड्यूस कर सके कोलिशन को। आइसोलेटेड नेटवर्क schedule issues, they help isolate networking issue by preventing broadcast trumps from spreading one to other segment। तो ये सबको आइसोलेट रखा है ना, जैसे कि ए को पता ही नहीं, बी का, बी को सी का ही पता नहीं है, तो ऐसे करके सब अलग अलग है। तो ये समरी दे रखी है, ठीक है। इसी के साथ यार ये हमारा ये हो गया है, हमारी यूनिट 2 कवर हो गया है। तो इसको अच्छे से एक बार कर लेना यार, बहुत थ्योरी थ्योरी है आई नो, लेकिन इसको डायग्राम वाइग्राम बनाकर आना अच्छे से, पेपर में पॉइंट वाइज लिख के आना, एक बार इसको पढ़ लोगे ना तो समझ लोगे, लेक्चर से भी आई होप समझ में आएगा, कुछ भी रहेगा ना उसको जाके पढ़ लो, ईजिली समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। ये बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं और रिलेटेबल भी है थोड़ी थोड़ी, कि कैसे कैसे हमारे वाईफाई इथरनेट वगैरह वो सब, तो बहुत ईजी है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो।